हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अर्बन ऑडियो जोन पर। यहाँ पर आपको मिलेगी अलग अलग तरह की अमेजिंग स्टोरीज, एक्शन, इमोशनल मिस्ट्री, डार्क स्टोरीज, लव स्टोरीज। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। डिस्क्लेमर: अर्बन ऑडियो जोन चैनल पर प्रस्तुत की गई सभी कहानियां, ऑडियो स्टोरीज और कंटेंट सिर्फ मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इन कहानियों का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, समुदाय, संगठन या वास्तविक घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है। अगर किसी भी तरह की समानता पाई जाती है तो यूज सिर्फ एक संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस चैनल पर दिखाए गए सभी पात्र, कैरेक्टर्स, स्थान, लोकेशंस और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक, फिक्शनल हैं। हम किसी भी प्रकार के गलत, हानिकारक या गैरकानूनी व्यवहार को बढ़ावा नहीं देते हैं। कुछ कहानियों में इमोशनल, सस्पेंसफुल या इंटेंस सीन्स हो सकते हैं जो सिर्फ स्टोरी टेलिंग का हिस्सा हैं। इन्हें वास्तविक जीवन में दोहराने की कोशिश न करें। व्यूअर डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड। ये कंटेंट सभी उम्र के लोगों के लिए सूटेबल हो, इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कहानियों को सेफ और रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रस्तुत किया जाए। इस चैनल पर यूज की गई बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और विजुअल्स या तो फ्री/रॉयल्टी फ्री सोर्सेज से लिए गए हैं या फिर उनका उपयोग उचित अनुमति के साथ किया गया है। अगर किसी कंटेंट से संबंधित कोई समस्या हो तो कृपया हमें कांटेक्ट करें। अर्बन ऑडियो जोन किसी भी प्रकार के नुकसान, गलत अर्थ निकालने या कंटेंट के गलत उपयोग के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद। अध्याय 21। वे लोग जिनसे पंगा लेना भारी पड़ेगा। आर्यन, बस इतना बताओ, जब तुम क्लास से बाहर गए थे तो तुमने वाकई क्या किया? तन्वी ने पूछा। उसके चेहरे पर जिज्ञासा साफ झलक रही थी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस बाथरूम गया था और अपने छोटे भाई से मिला, उससे हाथ मिलाया, बस। और क्या? आर्यन ने बेपरवाही से कहा। छोटा भाई? तन्वी की कोमल भौहें थोड़ी सिकुड़ गई, उसकी आंखें उलझन से भर गई। उसे ये समझने में करीब 1 मिनट लगा कि आर्यन का छोटे भाई से क्या मतलब था। शर्म के मारे उसका गोरा चेहरा लाल हो गया, जिससे वो और भी प्यारी और मासूम लगने लगी। आसपास के लड़के उसे बस देखते रह गए। उन्होंने तन्वी को कभी इस तरह शर्माते हुए नहीं देखा था, और अब आर्यन की वजह से, इस लड़के की वजह से वह शर्मा रही थी। इसने उन लड़कों को जलन के मारे हरा कर दिया जो तन्वी को अपनी देवी मानते थे। वे आर्यन को ऐसी नजरों से घूर रहे थे जैसे उसे अभी मार डालेंगे। अगर नजरों से जान ली जा सकती तो आर्यन अब तक सैकड़ों बार मर चुका होता। बदतमीज! तन्वी ने आर्यन को घूरा और उसे डांटा। अरे, मैं बदतमीज कैसे हो गया? आर्यन ने मासूम बनते हुए जवाब दिया। तुम बदतमीज कैसे नहीं हो? अगर तुम बाथरूम गए थे तो बस गए थे, पर यह कहना कि तुमने अपने छोटे भाई से हाथ मिलाया, ये यकीनन बदतमीजी है। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तन्वी ने अपना मुंह बनाया, फुफकारी और फिर तेजी से खड़ी हो गई। वह सिया खन्ना को खींचते हुए क्लासरूम से बाहर निकल गई। क्लास से बाहर निकलने से ठीक पहले सिया खन्ना ने पीछे मुड़कर आर्यन को एक ठंडी नजर से देखा, जैसे वो सच में किसी बदतमीज इंसान को देख रही हो। इसने आर्यन को निशब्द कर दिया। तन्वी ने ही उससे पूछा था और उसने सच बताया था, तो आखिर में वो बदतमीज कैसे बन गया? उस पल आर्यन को अपने एक पुराने साथी की बात याद आई। महिलाओं से कभी बहस मत करना, क्योंकि उनका तर्क समझना नामुमकिन है। तुम चाहे कितने भी सही क्यों ना हो, महिलाओं के सामने तुम हमेशा गलत ही रहोगे। इस बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि ये शब्द कितने सच थे। आर्यन ने बेबसी से अपने कंधे उचकाए। ऐसा लगा कि जरूरत से ज्यादा ईमानदार होना भी सही रास्ता नहीं है। अगर उसने बस इतना कह दिया होता कि वो बाथरूम में नजारे देख रहा था तो ये सब नहीं होता। अब न केवल तन्वी उसे बदतमीज समझ रही थी, बल्कि ऐसा लगा कि सिया खन्ना की नजरों में भी उसकी छवि और खराब हो गई है। अब उसका मिशन पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये सोचकर आर्यन को सिर दर्द होने लगा। आर्यन, क्या तुम अंदर हो? जब आर्यन अपनी निराशा में डूबा हुआ था तभी क्लास के दरवाजे पर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। आवाज का मालिक कोई और नहीं बल्कि हर्ष था, जिससे आर्यन ने हाल ही में दोस्ती की थी। कुछ काम है? आर्यन ने हर्ष की ओर देखते हुए पूछा। चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाने ले जा रहा हूँ, हर्ष ने हाथ के इशारे से बुलाते हुए कहा। ठीक है फिर। आर्यन एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार उसे दोपहर का खाना तो खाना ही था, और चूंकि वो आज ही स्कूल आया था, उसे कैंटीन का रास्ता नहीं पता था। किसी का रास्ता दिखाना एक अच्छा विकल्प लगा, इसलिए आर्यन खड़ा हुआ, क्लासरूम से बाहर निकला और हर्ष के साथ कैंटीन की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर्ष ने आर्यन की ओर देखा और पूछा, भाई, मैंने थोड़ा पता किया है और सुना है कि तुम यहाँ आज नए आए हो। हाँ, आर्यन ने सिर हिलाया। तो मुझे तुम्हें एक जरूरी सबक देना होगा। कोस्टल हाई स्कूल साधारण नहीं है, ये छुपे हुए रुस्तमों और ताकतवर लोगों से भरा है। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। हर्ष ने अचानक एक सीनियर जैसा अंदाज अपनाया, आर्यन की ओर गंभीरता से देखा और कहा, ओह, कैसा सबक? आर्यन के होठों पर एक मुस्कान आई, वो वाकई उत्सुक था। अब जब तुम कोस्टल हाई स्कूल में हो तो तुम्हें उन चंद लोगों के बारे में पता होना चाहिए जिनसे पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है। हर्ष ने आसपास देखा, फिर आर्यन के कान में फुसफुसाया। कौन? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। स्कूल के 4 बड़े गुंडे। हर्ष की आंखों में ये कहते हुए डर की चमक दिखी। ओह, सुनने में दिलचस्प लग रहा है। आर्यन धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें ये दिलचस्प लग रहे हैं?
मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक बार जब तुमने वाकई इनसे पंगा ले लिया तो तुम ऐसा नहीं कहोगे। इन चारों से निपटना आसान नहीं है। उनके परिवार बहुत ताकतवर है, कुछ बहुत बड़े अमीर व्यापारी हैं और कुछ का अंडरवर्ल्ड से मजबूत संबंध है। सबसे डरावने वे हैं जो अमीर भी हैं और अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हैं, जो दोनों तरफ खेलते हैं। तुम वाकई ऐसे लोगों से उलझना नहीं चाहोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी जान कब चली गई। जैसे कि कौन? आर्यन ने बेपरवाही से पूछा। जैसे तुम्हारी क्लास का यशवर्धन, वो उसी आखिरी किस्म का इंसान है जिसका मैंने जिक्र किया। उसके परिवार का यश ग्रुप बेहद अमीर है और शहर का एक जाना माना बिजनेस है, और मैंने सुना है कि उनके अंडरवर्ल्ड से भी गहरे ताल्लुक हैं। इसलिए तुम सच में उसे मत उकसाना, याद रखना, हर्ष ने चेतावनी दी। ठीक है। आर्यन ने सिर हिलाया, फिर हर्ष की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे क्या तुमने आज सुबह उसे नहीं उकसाया था? क्या तुम्हें मुसीबत में पड़ने की चिंता नहीं है? तुम मेरी बात कर रहे हो? वह एक छोटी सी घटना थी। उसने अपना गुस्सा मुझ पर निकाल लिया है। मैं बाद में उसे कुछ पैसे देकर हर्जाना भर दूंगा। वह शायद इसे दिल पर नहीं लेगा। जब मैं कहता हूँ कि उससे पंगा मत लेना, तो मेरा मतलब है कि उसकी रेड लाइन, मर्यादा पार मत करना। क्या तुम जानते हो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हर्ष ने एक बार फिर आसपास देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा, फिर आर्यन के कान के करीब झुककर धीमी आवाज में कहा, वह सिया खन्ना है। सिया खन्ना का कोई भी चाहने वाला उसके अंतहीन प्रतिशोध का सामना करता है। तुम सिया की क्लास में हो, इसलिए शुरू से ही कोई बखेड़ा खड़ा न हो, इसका बहुत ध्यान रखना। कुछ लड़कियों से दूर रहना ही बेहतर है। ठीक है, लेकिन लगता है तुमने मुझे बताने में बहुत देर कर दी। आर्यन ने अपने कंधे उचकाए। आज वो सिया खन्ना के पीछे बैठा, यशवर्धन के गुंडे लखन को पीटा और यशवर्धन पर गंदगी उड़ेल दी। इसका मतलब शायद यही था कि उसने यशवर्धन को पूरी तरह से अपना दुश्मन बना लिया है ना? बहुत देर से तुम्हारा क्या मतलब है? हर्ष आर्यन का इशारा समझ नहीं पाया और उलझन में देखने लगा। कुछ नहीं, आर्यन ने सिर हिलाया। हर्ष यशवर्धन से इतना डरा हुआ था, अगर आर्यन ने बता दिया होता कि उसने क्या किया है तो हर्ष शायद डर के मारे बेहोशी हो जाता और वो कोई मजे की बात नहीं होती। वैसे भी जो मैंने कहा उसे याद रखना, उन 4 बड़े गुंडों से पंगा मत लेना, खासकर तुम्हारी क्लास के यशवर्धन से। वो बहुत बेरहम इंसान है और वह तुम्हारे सबसे करीब है। बहुत सावधान रहना, ठीक है? हर्ष ने बार बार जोर देते हुए कहा। आखिरकार आर्यन ने आज सुबह उसकी मदद की थी। भले ही आर्यन को डिंगे मारना पसंद था जिससे वो थोड़ा चिढ़ जाता था, फिर भी वो आर्यन को मुसीबत में फंसते हुए नहीं देख सकता था। मुझे याद है, चिंता मत करो, मैं अपनी हदें जानता हूँ। आर्यन मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। बढ़िया, अब चलो जल्दी चलें और खाना खाएं। इतना कहकर हर्ष ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और वे दोनों साथ में कैंटीन की ओर बढ़ गए। हर्ष को यशवर्धन जैसे लोगों की ताकत का कितना अंदाजा है, और क्या आर्यन की दिव्य दृष्टि उसे कैंटीन में भी किसी नई मुसीबत या रहस्य से मिलवाएगी? जानने के लिए बने रहिए। अध्याय 22। वो मेरा नूडल्स है। कैंटीन में स्कूल खत्म होने के बाद दोपहर का समय था, इसलिए लगभग सभी मेजें भरी हुई थीं। हर्ष और आर्यन ने काफी देर तक चारों ओर देखा और आखिरकार उन्हें एक खाली मेज मिल गई। मैं खाने के लिए लाइन में लग जाता हूँ, तुम क्या खाना पसंद करोगे? हर्ष ने खाने की खिड़की के सामने लगी लंबी कतार पर नजर डाली और फिर आर्यन से पूछा। कुछ भी चलेगा, तुम देख लो। आर्यन खाने के मामले में बहुत सहज था, इसलिए उसने चुनाव हर्ष पर छोड़ दिया। ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम यही जगह रोके रखना, किसी और को यहाँ बैठने मत देना। हर्ष ने सिर हिलाया और फिर अपना मील कार्ड निकालकर खाने की खिड़की की ओर चल पड़ा। आर्यन मेज पर बैठ गया, उसकी आंखें आसपास का जायजा ले रही थीं। उसके लिए, जिसने पहले कभी हाई स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी, कैंपस की हर चीज नई और काफी सुखद लग रही थी। युद्ध के मैदान की खूनी लड़ाइयों के मुकाबले हाई स्कूल का जीवन बहुत ही शांत और सौम्य लग रहा था। यहाँ आर्यन को अपनी ओर आने वाली गोलियों पर नजर रखने की जरूरत नहीं थी। इसने उसकी हमेशा तनी रहने वाली नसों को थोड़ा ढीला होने और आराम करने का मौका दिया। शायद स्कूल जाना उतना बुरा नहीं था जितना उसने शुरू में सोचा था। उस पल आर्यन अपने भविष्य के हाई स्कूल जीवन के लिए उत्साहित होने लगा। काफी देर तक लाइन में लगने के बाद हर्ष आखिरकार खिड़की के पास पहुंचा और उसे अपनी पसंद का खाना मिल गया। आर्यन की पसंद के बारे में ज्यादा न जानते हुए हर्ष ने 2 बाउल बढ़िया बीफ नूडल्स और अचार की एक छोटी प्लेट खरीदी। उसने सारा खाना ट्रे पर रखा और वापस अपनी मेज की ओर मुड़ने ही वाला था। हालांकि जैसे ही हर्ष मुड़ा, 2 लोगों ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया। अरे, ये तो छोटा हर्ष है, क्या इत्तेफाक है? हर्ष के कान के पास एक मजाक भरी आवाज गूंजी। हर्ष चौंक गया और उसने जल्दी से रास्ता रोकने वालों को देखा। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और आंखों में डर समा गया, क्योंकि उसे रोकने वाले कोई और नहीं बल्कि यशवर्धन और उसका सबसे वफादार साथी लखन थे। इन दोनों को देखकर हर्ष के पैर कांपने लगे, क्योंकि वो उनमें से किसी से भी पंगा लेने की हालत में नहीं था। यश, छोटे सरकार, आप यहाँ खाना खाने आए हैं? हर्ष ने एक बनावटी मुस्कान के साथ पूछा। बेवकूफ, कैंटीन में और क्या करूंगा? सोऊंगा? क्या तुम ऐसे बेवकूफी भरे सवाल पूछना बंद नहीं कर सकते? यशवर्धन ने हर्ष को हिकारत से देखते हुए कहा। छोटे सरकार सही कह रहे हैं, आप खाना खाए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। हर्ष ने यशवर्धन और लखन के बगल से निकलकर जाने की कोशिश की। रुको, क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? यशवर्धन ने हर्ष का हाथ पकड़ लिया और ठंडे स्वर में बोला। छोटे सरकार, क्या कुछ और काम है? हर्ष का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने सावधानी से पूछा। तुम्हारे हाथ में ये बीफ नूडल्स के 2 बाउल काफी अच्छे लग रहे हैं, ये मुझे दे दो। यशवर्धन ने हर्ष के हाथ में रखे नूडल्स की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर लखन हर्ष के हाथ से नूडल्स छीनने के लिए आगे बढ़ा। ये देखकर हर्ष अनचाहे ही 2 कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। ऐसा नहीं था कि वह नूडल्स नहीं देना चाहता था, लेकिन वह बहुत देर तक लाइन में लगा था और खाने का समय खत्म होने वाला था। कैंटीन में लगभग सारा खाना बिक चुका था। अगर वह ये 2 बाउल यशवर्धन को दे देता और फिर से लाइन में लगता तो जब तक उसकी बारी आती शायद सिर्फ सादे बन और अचार ही बचते। वह आर्यन को क्या जवाब देता? क्या वह आर्यन से बन और अचार खाने को कहता? ये बहुत गलत होता।
इसलिए हर्ष एक पल के लिए हिचकिचाया, यशवर्धन की ओर देखा और बातचीत करने की कोशिश की। छोटे सरकार, देखिए, ऐसा करते हैं, मैं आपको एक बाउल दे देता हूँ और दूसरे बाउल के बदले मैं आपको कैश दे देता हूँ। क्या 200 रुपये ठीक रहेंगे? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या मैं, यशवर्धन, ऐसा दिखता हूँ जिसे 200 रुपयों की जरूरत है? मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे दोनों बाउल चाहिए, यशवर्धन ने हर्ष को घूरते हुए बड़े आक्रामक अंदाज में कहा। दूसरी ओर लखन और भी आगे बढ़ गया। उसने हर्ष के हाथ से ट्रे पकड़ ली और उसे सीधे छीनने लगा। हर्ष स्वाभाविक रूप से आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। उसने ट्रे को मजबूती से पकड़े रखा और मिन्नत करता रहा, छोटे सरकार, सच में यह नामुमकिन है। दूसरा बाउल मेरे दोस्त के लिए है, कृपया मेरे लिए एक बाउल छोड़ दीजिए। क्या आप ऐसा करेंगे? यशवर्धन ने हर्ष को हिकारत से देखा और घमंड के साथ कहा, कौन है वह? उसे बाहर आने दो और देखने दो। इस कोस्टल हाई स्कूल में शायद ही कोई ऐसा हो जो मुझे मेरी मनचाही चीज देने से मना करे। भले ही तुमने यह नूडल्स खुद इंद्रदेव के लिए खरीदे हो, मैं इसे लेकर रहूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। ऐसा क्या? मुझे तो शक है। हालांकि जैसे ही यशवर्धन के शब्द खत्म हुए, उसके पीछे से एक बहुत ही बेसुरी आवाज सुनाई दी। इससे यशवर्धन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। साफ था कि उसे सरेआम चुनौती दी गई थी और उसे शर्मिंदा किया गया था। यशवर्धन ने पीछे मुड़कर देखा और मुड़ते समय वो बड़बड़ाया, कौन है जो मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है? मैं तुझे जान से मार। लेकिन जब यशवर्धन ने पूरी तरह मुड़कर देखा कि वो कौन है, तो वो पूरी तरह सुन्न रह गया और उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही नया लड़का आर्यन था जिसने उसे बार बार नीचा दिखाया था। आर्यन, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बीच में मत आओ। आर्यन को देखकर हर्ष भी एक पल के लिए ठिठक गया। फिर उसने जल्दी से आर्यन को वहां से जाने के लिए कहा। आखिरकार यशवर्धन से पंगा लेने वालों का अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ था और वह आर्यन को इसमें घसीटना नहीं चाहता था। कोई बात नहीं, आर्यन मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। फिर यशवर्धन की ओर देखा और शांति से बोला, छोटे सरकार, हम फिर मिल गए। तुम फिर से यहाँ कैसे? आर्यन को देखते ही यशवर्धन को बाथरूम वाला मंजर याद आ गया। वह खुद को कांपने से नहीं रोक सका और हकलाने लगा। लखन के चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। हाँ, मैं फिर से यहाँ हूँ। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। फिर यशवर्धन को ऊपर से नीचे तक देखा और मजाक में कहा, लगता है तुमने नहा लिया है और कपड़े भी बदल लिए हैं, है ना? मैं सोच ही रहा था कि यहाँ गंदगी की बदबू क्यों नहीं आ रही है। ये सुनकर यशवर्धन का मुंह टेढ़ा हो गया। उसका चेहरा खराब दिखने लगा और उसने पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? यह मामला तुमसे जुड़ा नहीं है ना? तुम दखल क्यों दे रहे हो? आर्यन हल्का सा हंसा। फिर उसने हर्ष द्वारा पकड़े गए नूडल्स की ओर इशारा किया और बड़े मजबूत लेकिन शांत स्वर में कहा, क्योंकि जिस नूडल्स को तुम छीनने की कोशिश कर रहे हो वह मेरा है। क्या वह नूडल्स तुम्हारा है? यशवर्धन हैरान रह गया। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि नूडल्स के एक बाउल को छीनने की कोशिश में फिर से आर्यन बीच में आ जाएगा। उसकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती थी? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? आर्यन ने सहज भाव से अपना दाहिना हाथ हिलाया, यशवर्धन की ओर देखा और शांति से बोला, क्या मुझे तुम्हें इसका सबूत देने की जरूरत है? शायद वैसा ही जैसा आज बाथरूम में हुआ था। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यशवर्धन ने अपने दांत भींचे, एक गहरी सांस ली, फिर लखन की ओर देखा और अनिच्छा से बोला, चलो यहाँ से। इतना कहकर यशवर्धन मुड़ा और चला गया और लखन भी जल्दी से उसके पीछे हो लिया। वह निश्चित रूप से आर्यन के मुके से दोबारा उड़ना नहीं चाहता था। अध्याय 23। असल में वही है। यशवर्धन और लखन को दबे पांव पीछे हटते देख हर्ष को ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो घमंडी और दबंग यशवर्धन अभी अभी उससे नूडल्स छीनने की कोशिश कर रहा था, वो आर्यन के सामने अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाएगा और दुम दबाकर भाग जाएगा। क्या यह वही यशवर्धन था जिसे स्कूल के 4 बड़े गुंडों में गिना जाता था, जो इतना जिद्दी और बदतमीज था? ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा था। भाई, आपने ये कैसे किया? हर्ष ने आर्यन की ओर अपना सिर घुमाया और बड़े अचंभे के साथ पूछा। कुछ नहीं, चलो जल्दी वापस चलते हैं, वरना हमारी मेज पर कोई और कब्जा कर लेगा, आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इसके बाद वह सीधे मुड़ा और उसी मेज की ओर बढ़ गया जहां वे पहले बैठे थे। ये देखकर हर्ष भी जल्दी से अपने नूडल्स उठाकर उसके पीछे हो लिया। अपनी सीटों पर लौटने के बाद आर्यन ने हर्ष के हाथों से अपना नूडल्स का बाउल लिया और बिना किसी औपचारिकता के उसे खाने लगा। मानना पड़ेगा कि स्कूल के नूडल्स बिल्कुल भी बुरे नहीं थे, काफी स्वादिष्ट और पेट भरने वाले थे। लेकिन हर्ष का ध्यान खाने पर कम और आर्यन पर ज्यादा था। उसकी आंखें आर्यन पर टिकी थीं और उसके दिमाग में अभी हुई घटना बार बार घूम रही थी। आखिर वह क्या कारण था जिसने यशवर्धन जैसे गुंडे को आर्यन के सामने अपना गुस्सा दबाने और भागने पर मजबूर कर दिया? हर्ष जितना इसके बारे में सोचता उतना ही उत्सुक होता जाता और आखिर उससे रहा नहीं गया। भाई, यशवर्धन आपसे इतना डरा हुआ क्यों लग रहा था? आर्यन ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी, हर्ष की ओर देखा और धीरे से बोला, क्या तुम्हें याद है जो मैंने आज सुबह बाथरूम के बाहर तुमसे कहा था? ये सुनते ही हर्ष सन रह गया। फिर उसने चौंक कर आर्यन की ओर देखा और चिल्लाया, तो क्या वाकई आपने ही आज सुबह यशवर्धन और उसके गुंडों को खदेड़ा था? हाँ, आर्यन ने सिर हिलाया। यशवर्धन और उसके 5 साथी, यानी कुल 6 लोग। भाई, आप तो वाकई कमाल के निकले, हर्ष ने बड़े गर्व और प्रशंसा के साथ कहा। अगर उसने अभी वाला नजारा अपनी आंखों से न देखा होता तो हर्ष अब भी यही सोचता कि आर्यन सिर्फ डिंगे मार रहा है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि आर्यन सिर्फ बातें नहीं बना रहा था, वो सच में बहुत शक्तिशाली था। 1 के मुकाबले 6 और फिर भी जीत आर्यन की, इस बात ने हर्ष को आर्यन का बहुत बड़ा प्रशंसक बना दिया। भले ही यह आर्यन की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन हर्ष जैसे एक साधारण छात्र की नजरों में, जिसे अक्सर यशवर्धन परेशान करता था, यह बहुत बड़ी बात थी। भाई, नहीं बॉस, अब से मैं आपके पीछे रहूंगा, आपको मेरा ख्याल रखना होगा। हर्ष ने तेजी से आर्यन का हाथ पकड़ लिया और बड़े सच्चे चेहरे के साथ विनती करने लगा। अरे ठीक है फिर। हर्ष की उस विनती भरी नजरों को देखकर आर्यन के लिए मना करना मुश्किल हो गया। आखिरकार हर्ष ने उस पर अच्छा प्रभाव डाला था और कोस्टल हाई स्कूल में वो उसका पहला दोस्त था, इसलिए उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। आप मान गए?
हाँ हाँ, अब जब बॉस मेरे साथ है तो मुझे यशवर्धन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आर्यन की सहमति सुनकर हर्ष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा। वह आज की घटना के बाद यशवर्धन के बदले को लेकर काफी डरा हुआ था, लेकिन अब आर्यन का साथ मिलने पर उसे कोई चिंता नहीं थी। इससे उसे अचानक बहुत राहत महसूस हुई और उसकी भूख भी बढ़ गई। उसने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और नूडल्स पर टूट पड़ा। जल्द ही आर्यन और हर्ष ने अपने बाउल खाली कर दिए। बॉस, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? मैं अभी जाकर ले आता हूँ। हर्ष ने आर्यन को एक नैपकिन दिया और उससे पूछा, कोई जरूरत नहीं, चलो चलते हैं। आर्यन ने सिर हिलाया। ठीक है। हर्ष को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। आम जनता की देवी आ रही है। हालांकि जैसे ही वे दोनों खड़े होने वाले थे, किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा। इसके तुरंत बाद कैंटीन का माहौल एकदम बदल गया। हर कोई कैंटीन के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गया। सबकी आंखों में एक अलग ही इंतजार था। ये देखकर आर्यन ने हैरानी से हर्ष की ओर देखा और पूछा, ये आम जनता की देवी कौन है? वह इतनी मशहूर है क्या? हाँ हाँ बॉस, मुझे आपको इसके बारे में बताना ही होगा। हर्ष मुस्कुराया और समझाने लगा, हमारे स्कूल में 4 मशहूर गुंडों के अलावा 4 ऐसी सुंदरियां भी हैं जिन्हें हर कोई पसंद करता है। इन चारों में से सिया खन्ना और तन्वी का परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे आपकी क्लास में ही हैं। एक और सुंदरी थोड़ी छोटी है जो अभी 9वीं क्लास में पढ़ती है, और जो आखिरी बची है वही है आम जनता की सुंदरी है। उसका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत साधारण है, उन बाकी 3 राजकुमारियों की तरह नहीं जिनका परिवार बहुत अमीर और ताकतवर है। इस वजह से वो आम लड़कों के लिए ज्यादा सहज लगती है और इसीलिए वो काफी लोकप्रिय है। अच्छा, समझ गया। आर्यन ने सोचते हुए सिर हिलाया। बॉस, उसे सिर्फ इसलिए कम मत समझना कि वह एक गरीब परिवार से है। लुक्स और फिगर के मामले में वो उन तीनों राजकुमारियों से जरा भी कम नहीं है। हर्ष ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। तो फिर तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। आर्यन ने हर्ष के कंधे को थपथपाते हुए हंसकर कहा। हाँ, हर्ष ने सिर हिलाया, फिर उत्सुकता से आर्यन की ओर देखा और पूछा, बॉस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको इस देवी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है? ऐसी बात नहीं है। आर्यन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। ऐसा नहीं था कि उसे दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह दिलचस्पी ले ही नहीं सकता था। अगर सिया खन्ना को पता चल जाता कि वह उसकी नजरों के सामने किसी और को देख रहा है तो उसका मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। आम जनता की सुंदरी यहाँ है। तभी वही आवाज फिर गूंजी। इसके बाद एक बहुत ही सुंदर लड़की कैंटीन के अंदर आई। उसने बालों की चोटी पोनीटेल बनाई हुई थी और वह स्कूल यूनिफॉर्म में थी। बिना किसी मेकअप के उसका चेहरा बहुत मासूम और सुंदर लग रहा था और उसका कद काफी लंबा था। वह किसी कॉमिक बुक की ताजा और शुद्ध लड़की जैसी लग रही थी, बहुत ही सौम्य और साधारण। जिस पल उसने कैंटीन में कदम रखा, वह सबकी नजरों का केंद्र बन गई। लगभग सभी लड़कों की आंखें उस पर टिकी थीं, जिनमें हर्ष और आर्यन भी शामिल थे। हालांकि जब आर्यन ने इस तथाकथित आम जनता की सुंदरी को देखा तो वह दंग रह गया। ये तो वही है। आर्यन की आंखों में हैरानी भर गई, क्योंकि यह आम जनता की सुंदरी कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसकी उसने सुबह बस में मदद की थी। तारांकन, सुप्रिया तारांकन। आर्यन ने वाकई उम्मीद नहीं की थी कि वह उससे दोबारा कोस्टल हाई स्कूल में मिलेगा। कहना होगा कि यह वाकई किस्मत का खेल था। कैंटीन में आने के बाद जब सुप्रिया ने सबकी नजरों को महसूस किया तो उसके गाल थोड़े लाल हो गए। उसने जल्दी से अपना सिर झुकाया और कैंटीन की सर्विस विंडो की ओर बढ़ने लगी। हालांकि बाकी लोगों की नजरें अब भी उसका पीछा कर रही थी और कुछ लड़कों ने तो हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर अपने दिल की बात कहने की कोशिश भी की। भले ही वे जानते थे कि सुप्रिया उन्हें मना कर देगी, फिर भी वे कोशिश करना चाहते थे। अगर वे फेल भी हो जाते तो कम से कम सुप्रिया से कुछ शब्द बात करना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, और अगर वे सफल हो जाते तो यह उनकी सबसे बड़ी जीत होती। बॉस, क्या ख्याल है? वो सिया खन्ना और तन्वी से जरा भी कम नहीं है ना? हर्ष ने गर्व के साथ आर्यन की ओर मुड़कर पूछा। उसका लहजा ऐसा था जैसे सुप्रिया उसकी अपनी हो, पर इसमें हैरानी की बात नहीं थी। सिर्फ वही नहीं, ज्यादातर लड़के सुप्रिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का सपना देखते थे। भले ही यह सिर्फ एक ख्याली पुलाव हो, लेकिन यह उनके लिए बहुत रोमांचक था। हाँ, वाकई काफी अच्छी है। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, वरना वह आम जनता की सुंदरी कैसे कहलाती? उसे जब भी देखता हूँ मेरा मन करता है कि अपने दिल की बात कह दूं, पर हिम्मत ही नहीं होती। हर्ष ने थोड़े उदास चेहरे के साथ कहा। पास जाने की इच्छा और हिम्मत न जुटा पाने का एहसास उसे काफी परेशान करता था। अध्याय 24, सुंदरी का आगमन। क्यों नहीं, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो बस कोशिश करो, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, मजाक मत कीजिए। उसे पाने के लिए कई अमीर घर के लड़के पीछे पड़े हैं और उन सबको उसने मना कर दिया है। हम जैसे आम लड़कों की क्या बिसात की कामयाब हो जाए? हर्ष ने थोड़ा उदास होकर कहा। भले ही सुप्रिया एक साधारण सुंदरी मानी जाती थी, लेकिन वह खुद में बहुत खास थी। वह बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत तेज थी, जिसने हर्ष के आत्मविश्वास को उसके सामने पूरी तरह हिला दिया था। जब आर्यन और हर्ष बात कर रहे थे, तभी एक अच्छे कपड़े पहने हुए युवक ने, जो किसी अमीर परिवार से लग रहा था, सुप्रिया के पास जाकर बात करने की कोशिश की। जब वह अपना खाना ले रही थी, अचानक सबका ध्यान उनकी ओर मुड़ गया। हालांकि जैसे ही वो युवक सुप्रिया के करीब पहुंचा और इससे पहले कि वो एक शब्द भी कह पाता, सुप्रिया अपना खाना लेकर मुड़ी और वहां से चल दी, उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। भीड़ को इससे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने यह नजारा अनगिनत बार देखा था। इसका अंत हमेशा एक जैसा ही होता था, लेकिन जितना ज्यादा ऐसा होता, उतना ही लड़कों का मन सुप्रिया का दिल जीतने के लिए मचलने लगता। आखिरकार सुप्रिया ने इतने लड़कों को ठुकराया था। अगर कोई उसे अपना बनाने में कामयाब हो गया तो वह कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। सिर्फ ये सोचकर ही उन्हें रोमांच महसूस होता था। इसलिए सुप्रिया जितना दूसरों को मना करती, लड़के उतने ही दीवाने होते जाते। देखो, एक और को मना कर दिया, और ये तो अमीर घर का लड़का था, वह भी फेल हो गया। अफसोस, हर्ष ने आह भरी। उसकी इजहार करने की थोड़ी बहुत बची हुई हिम्मत भी हकीकत की कड़वी खुराक से ठंडी पड़ गई। इस पर आर्यन सिर्फ बेबसी से अपने कंधे उचका सका। पता नहीं कौन इतना खुशनसीब होगा जो सुप्रिया का दिल जीतेगा। वो लड़का तो 7वें आसमान पर होगा, हर्ष ने जलन के साथ कहा। ये सब चीजें किस्मत का खेल है, तुम किसी पर जोर नहीं डाल सकते, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा।
हालांकि जैसे ही आर्यन ने अपनी बात पूरी की, उसने देखा कि सुप्रिया अपना खाना लेकर उन्हीं की ओर आ रही है। यह नजारा देखकर सब दंग रह गए। हर्ष भी ठिठक गया और उसने अविश्वास में अपनी आंखें मिली और बोला, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या सुप्रिया हमारी तरफ आ रही है? ये पक्का मेरा वहम होगा। मैं भी देख रहा हूँ, यह निश्चित रूप से वहम नहीं है, आर्यन ने शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वाह, क्या सच में किस्मत आज हम पर मेहरबान हो रही है। क्या सुप्रिया मुझसे मिलने आ रही है? मेरा दिल, हर्ष का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वह उत्साह के मारे बेहोश होने की कगार पर था। लड़के, क्या तू हसीन सपने देख रहा है? अपनी इस शक्ल के साथ सुप्रिया तुझे क्यों पसंद करेगी? वह साफ तौर पर मेरे लिए यहाँ आ रही है। पास की मेज पर बैठे एक लड़के ने हर्ष का मजाक उड़ाया। बकवास बंद करो, वह यकीनन मेरे लिए आ रही है। मुझे पता है कि देवी सुप्रिया मेरे साथ लंच करना चाहती है, एक और लड़के ने बड़े आत्मविश्वास से दावा किया। तुरंत ही आसपास के लड़कों के बीच बहस छिड़ गई। चूंकि उनकी सभी मेजें आर्यन की मेज के आसपास और एक ही दिशा में थीं, इसलिए हर कोई उत्साह से भर गया और सुप्रिया की ओर ऐसे हाथ हिलाने लगा जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सुप्रिया साफ तौर पर मेरी मेज की तरफ आ रही है, हर्ष ने असंतोष जताते हुए पलटवार किया। इस दिशा में कई मेजें हैं, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारी ही है? शर्त लगाना चाहते हो? एक लड़के ने हिकारत से पूछा। लगा लो, मैं क्यों डरूं? बताओ किस बात की शर्त लगानी है? हर्ष ने भी डटकर मुकाबला करते हुए कहा। उसका चेहरा लाल हो गया था। अगर तुम हार गए तो तुम्हें यह मेज खानी पड़ेगी। हिम्मत है? उस लड़के ने बात जारी रखी। आ जाओ, कौन डरता है? हर्ष ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा। ठीक है, बेवकूफ लड़के, बस इंतजार करो और देखो। उम्मीद है कि तुमने पहले ज्यादा नहीं खाया होगा, क्योंकि अगर तुम इसे खत्म नहीं कर पाए तो बहुत शर्मिंदगी होगी। बेशक अगर तुम घुटने टेक कर मुझे दादाजी कहने को तैयार हो तो मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ, उस लड़के ने ठंडी घमंडी हंसी के साथ कहा। मर जाओ तुम। ये सुनते ही हर्ष की आंखें लाल हो गईं। उस लड़के की बात से उसे गहरा अपमान महसूस हुआ। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपनी मुठ्ठियां भींची और उस लड़के की ओर झपटा। हर्ष, जल्दबाजी मत करो। आर्यन ने जल्दी से हर्ष को पकड़ा, अपना सिर हिलाया, फिर उस लड़के की ओर मुड़कर शांति से कहा, अभी यह तय नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसलिए इतने यकीन के साथ मत बोलो। ओह देखो, एक गवार बीच में टांग अड़ा रहा है। सपने देखना बंद करो और अपनी शक्ल देखो। उस लड़के ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक नफरत से देखा। उसे यकीन था कि वह हैंडसम और अमीर है, इसलिए सुप्रिया की पसंद रही होगा, जबकि बाकी लोगों का कोई चांस नहीं है। ऐसा क्या? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। तब तक सुप्रिया अपनी ट्रे लेकर करीब आ चुकी थी। सभी लड़कों ने जल्दी से अपना पूरा ध्यान सुप्रिया पर लगा दिया, मन ही मन प्रार्थना करते हुए कि वह उनकी मेज पर बैठने का चुनाव करे। सुप्रिया के हर कदम के साथ लड़कों के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। हालांकि सस्पेंस ज्यादा देर नहीं चला। जल्द ही सुप्रिया उस मेज पर पहुंच गई जहां आर्यन और हर्ष बैठे थे और वहीं रुक गई। सब सन्न रह गए। यह नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। वह लड़का जिसने हर्ष के साथ शर्त लगाई थी हक्का बक्का रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सुप्रिया ने वास्तव में दो मामूली लड़कों की मेज को चुना था। यह अकल्पनीय था। सुप्रिया, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सही जगह पर हो? मैं यहाँ हूँ। वह लड़का जो इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था सुप्रिया की ओर हाथ हिलाते हुए पुकारने लगा। हालांकि सुप्रिया ने उसकी ओर एक नजर तक नहीं डाली। इसके बजाय उसने सीधे आर्यन और हर्ष की ओर देखा और पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हर्ष ने यह सुना तो वह फिर से दंग रह गया। हालांकि उसने सुप्रिया के यहाँ आने के सपने देखे थे, लेकिन सपने को हकीकत बनते देख वह एक पल के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। बिल्कुल, आर्यन ने हमेशा की तरह शांत रहते हुए सिर हिलाया और सहमति दे दी। उसके जवाब पर सुप्रिया हल्का सा मुस्कुराई, फिर अपना खाना मेज पर रखा और बैठ गई। हर कोई सदमे में था। उनकी आंखें हैरानी और अचंभे से भरी थीं। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि सुप्रिया वास्तव में उनकी मेज पर बैठने का चुनाव करेगी। यह अविश्वसनीय था। नमस्ते, हम फिर मिल गए। बैठने के बाद सुप्रिया ने आर्यन की ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराई। नमस्ते। आर्यन भी धीरे से मुस्कुराया और उसने सुप्रिया का कोमल मुलायम हाथ थामा। इस दृश्य ने बाकी लड़कों को जलन से भर दिया। अतीत में हमेशा लड़के ही सुप्रिया के पास जाते थे। उन्होंने कभी सुप्रिया को खुद पहल करते हुए नहीं देखा था, लेकिन अब सुप्रिया खुद आर्यन की ओर हाथ बढ़ा रही थी और उससे हाथ मिला रही थी। वे भला क्यों न जलें, वे उससे नफरत क्यों न करें? उस पल लगभग सभी लड़के लाल आंखों से आर्यन को घूर रहे थे, जैसे वे अपनी नजरों से ही उसे जान से मार डालना चाहते हों। अध्याय 25। मदद के लिए घर जाना। आर्यन के बगल में बैठे हर्ष का चेहरा हैरानी से भरा था। उसे अब एहसास हुआ था कि सुप्रिया सिर्फ आर्यन के लिए यहाँ आई थी, वरना वो यहाँ आती ही नहीं। इस बात ने उसे आर्यन से बेहद जलन महसूस कराई, क्योंकि स्कूल की सुंदरी खुद आर्यन के पास चल कर आई थी। आर्यन का आकर्षण वाकई बहुत ज्यादा था। शायद स्कूल के सभी लड़कों में सिर्फ आर्यन ही ऐसा कर सकता था। ये सोचकर हर्ष के मन में आर्यन के लिए सम्मान और बढ़ गया। आज सुबह के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा था कि मैं आपसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन ये सोचकर अच्छा लगा कि आप भी इसी स्कूल के छात्र हैं। सुप्रिया ने आर्यन की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में जिज्ञासा और हैरानी थी। जब वह खाना लेकर मुड़ी थी और उसने आर्यन को देखा तो उसे लगा कि वो कोई सपना देख रही है। उसने काफी देर तक आर्यन को घूरा, तब जाकर उसे यकीन हुआ कि यह वाकई वही है। इसलिए वह जरा भी नहीं हिचकिचाई और सीधे आर्यन की ओर बढ़ गई। भले ही बहुत से लोग उसे देख रहे थे, लेकिन वह हर हाल में आर्यन को शुक्रिया कहना चाहती थी, क्योंकि अगर आर्यन वहां नहीं होता तो सुबह वाली घटना इतनी आसानी से नहीं सुलझती। मुझे भी हैरानी हुई। पता चला कि मैंने अपने ही स्कूल की सुंदरी की मदद की है। लगता है मेरी किस्मत अच्छी है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद यह नियति है। सुप्रिया का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, वैसे आपने आज सुबह उस महिला से क्या कहा था?
वह दरअसल बात यह थी, आर्यन ने सुप्रिया को संक्षेप में पूरी स्थिति बताई, जिसमें उस महिला की ठगी का तरीका भी शामिल था। ये सुनकर सुप्रिया को सब समझ आ गया और उसके मासूम चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। वह बहुत नेक दिल थी और हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। उसे लगा था कि बदले में उसे भी लोगों का प्यार मिलेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उस पर गलत आरोप लगाया जाएगा, जिससे वो थोड़ा परेशान हो गई। शुक्र है कि आर्यन वहां उसकी मदद के लिए मौजूद था, वरना उस मामले से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता। ये सोचकर सुप्रिया के मन में आर्यन के लिए आभार और बढ़ गया। आर्यन ने सुप्रिया के चेहरे पर उदासी देख ली थी और उसने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ऐसे ठग शिकार नहीं देखते। अब जब वो सब खत्म हो गया है तो उसे पूरी तरह भूल जाओ। शुक्रिया। सुप्रिया ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और फिर से धन्यवाद किया। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, तुम अपना खाना खाओ, हम अब चलते हैं। आर्यन ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। इतना कहकर आर्यन खड़ा हुआ। उसने अभी भी सदमे में पड़े हर्ष को खींचा और जाने के लिए मुड़ गया। हर्ष भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब वे उस लड़के के पास से गुजरे जिसने हर्ष के साथ शर्त लगाई थी, तो आर्यन रुका। उसने लड़के की मेज को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर लड़के की ओर नजर डालकर बेरुखी से कहा, तो तुम इस मेज को कैसे खाने वाले हो? क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ी तीखी चटनी मंगवा दूं? मैं। उस लड़के ने मेज की ओर देखा, उसका मुंह खुला रह गया और एक पल के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। उसने अपना सिर झुका लिया। अगर उस वक्त जमीन में कोई छेद होता तो वह शर्म के मारे बिना सोचे उसमें समा जाता। अब हकलाना बंद करो और खाना शुरू करो। शर्त लगाई थी तो पूरी करो। उम्मीद है तुमने पहले ज्यादा नहीं खाया होगा। हर्ष ने लड़के को नफरत से देखा। उसके लहजे में ताना था। हर्ष ने बिल्कुल वही शब्द दोहराए जो उस लड़के ने पहले उससे कहे थे। लड़के का चेहरा लाल पड़ गया। अगर उसे पता होता तो वह कभी ऐसी शर्त नहीं लगाता। वह उस विशाल धातु की मेज को कैसे खा सकता था? उस पर लड़के को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। आर्यन ने लड़के के चेहरे पर पछतावा देखा और हल्का सा मुस्कुराया, फिर हर्ष के कंधे को थपथपाते हुए कहा, हर्ष चलो। बॉस, क्या हम इसे इतनी आसानी से जाने दे रहे हैं? हर्ष ने उलझन में पूछा। आर्यन ने अपना सिर घुमाया, लड़के पर एक नजर डाली और धीरे से बोला, जब छोड़ सको तो छोड़ देना चाहिए। इतना कहकर आर्यन बिना पीछे मुड़े चला गया। आर्यन की इन बातों ने उस लड़के को आभार के मारे लगभग रुला ही दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतना दरियादिल होगा, जिससे उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ये देखकर हर्ष सिर्फ अपने कंधे उचका सका और जल्दी से आर्यन के पीछे हो लिया। इस तरह सबकी नजरों के सामने वे दोनों कैंटीन से बाहर निकल गए। कैंटीन के बाहर आर्यन और हर्ष ने थोड़ी बात की और फिर अपनी अपनी क्लासेस की ओर चल दिए। हालांकि उनके जाने की कुछ ही देर बाद कैंटीन के प्रवेश द्वार के पास झाड़ियों के पीछे से दो लोग निकले। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि यशवर्धन और लखन थे। अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आर्यन साफ तौर पर हर चीज पर कब्जा करना चाहता है। मैंने सुना है कि वह क्लास में मेरी सिया और तन्वी को परेशान कर रहा है और अब उसने सुप्रिया को भी फंसा लिया है। क्या उसका इरादा हमारे स्कूल की सभी सुंदरियों को हड़पने का है? यशवर्धन ने आर्यन को जाते हुए देखा। उसका चेहरा गुस्से और झुंझलाहट से भर गया था। साफ था कि उसने कैंटीन में जो कुछ हुआ वह सब देख लिया था और इससे उसके मन में जलन और नफरत पैदा हो गई थी। छोटे सरकार, आप सही कह रहे हैं, ये लड़का बहुत आगे बढ़ रहा है। क्या हमें राहुल और मिस्टर खन्ना के पुराने गुंडों से मदद मांगनी चाहिए? उनके साथ मिलकर हम आर्यन को जरूर कुचल सकते हैं। लखन ने सिर हिलाया और सुझाव दिया। नहीं, अगर उन्हें पता चला कि मैं, यशवर्धन, इस छोटी सी बात को नहीं संभाल पा रहा हूँ तो मैं स्कूल में अपना सिर कैसे ऊंचा रख पाऊंगा? यशवर्धन ने बिना हिचकिचाए तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। लेकिन स्कूल में हमारे लोग कम हैं और आर्यन को लड़ना आता है। हम उसे शायद न हरा पाएं और अगर हमने जल्दबाजी की तो हमें ही पिटना पड़ेगा। लखन ने चिंतित चेहरे के साथ कहा। उसकी चिंता मत करो, अगर स्कूल में लोग कम हैं तो मैं हमेशा घर से मदद मांग सकता हूँ। यशवर्धन की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसने सख्ती से कहा। सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। यशवर्धन की बात सुनकर लखन का चेहरा खिल उठा। यशवर्धन के परिवार का बैकग्राउंड बहुत मजबूत था। कहा जाता था कि उनके पीछे एक बड़ी ताकत है। अगर यशवर्धन घर से मदद बुलाता तो वे लोग किसी भी स्कूली छात्र से कहीं ज्यादा खतरनाक होते और आर्यन उनके सामने टिक नहीं पाता। मैं अगले कुछ दिनों में घर जाऊंगा और अपने पापा से इस बारे में बात करूंगा। मैं उनसे कुछ असली खूंखार लोग भेजने को कहूंगा, फिर देखते हैं आर्यन अपनी अकड़ कैसे दिखाता है। यशवर्धन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा, छोटे सरकार, लखन ने उत्साह से कहा। वह कल्पना कर रहा था कि आर्यन बुरी तरह पिट रहा है। उसे यकीन था कि एक बार यशवर्धन की मदद आ गई तो आर्यन का अंत निश्चित है। अध्याय 26, मेरे साथ रहने आ जाओ। क्लासरूम में वापस आने पर सिया और तन्वी पहले से ही अपनी सीटों पर थीं। आर्यन को क्लास में आते देख तन्वी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। दूसरी ओर सिया हमेशा की तरह रूखी बनी रही। उसने आर्यन की तरफ एक ठंडी नजर डाली और तुरंत अपना मुंह घुमा लिया। इस पर आर्यन सिर्फ बेबसी से मुस्कुरा सका और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। दोपहर बीती और देखते ही देखते स्कूल की छुट्टी हो गई। जब लगभग सभी छात्र क्लास से जा चुके थे तब आर्यन भी उठा और स्कूल के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। मिस्टर आर्यन अभी अपने छोटे से होटल की ओर जाने ही वाला था कि तभी काले सूट में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आकर उसे रोक लिया। उस व्यक्ति का हुलिया काफी साधारण था। आर्यन उसे देखकर थोड़ा चौंक गया क्योंकि उसने उसे पहचान लिया था। वह विक्रम था जिसने पिछले दिन सिंघानिया ज्वेलरी कंपनी में इंटरव्यू लिया था। क्या कुछ काम है? आर्यन ने उलझन में पूछा। छोटी मालकिन आपसे मिलना चाहती है, विक्रम ने बड़े ही विनम्र और सम्मानजनक अंदाज में जवाब दिया। ओह, तो फिर रास्ता दिखाइए। आर्यन ने मना नहीं किया और सहमति में सिर हिला दिया। कृपया मेरे पीछे आइए। विक्रम के बोलने के बाद वह मुड़ा और आगे बढ़ गया। विक्रम के पीछे चलते हुए वे दोनों स्कूल के गेट से थोड़ी दूर खड़ी एक काली बेंटले कार के पास पहुंचे। अंदर बैठिए। विक्रम ने आगे का दरवाजा खोला और फिर खुद घूमकर ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गया। ये देखकर आर्यन बिना किसी हिचकिचाहट के कार में बैठ गया। दीदी, आपने इस चिढ़ाने वाले इंसान को हमारी कार में क्यों बैठने दिया?
जैसे ही आर्यन कार में बैठा, एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। आर्यन ने अपना सिर घुमाकर कार की पिछली सीट की ओर देखा। वहां दो खूबसूरत महिलाएं बैठी थीं। वे कोई और नहीं बल्कि ईशा और सिया थी। उस वक्त सिया अपना मुंह बनाए हुए थी और आर्यन को बड़ी नफरत और गुस्से से देख रही थी। सिया, आर्यन अब तुम्हारा मंगेतर है, इस तरह बदतमीजी मत करो, ईशा ने सिया को डांटते हुए कहा। फिर उसने आर्यन की ओर देखा और माफी मांगते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे माफ करना। सिया को अभी यह सब स्वीकार करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, कृपया इसे दिल पर मत लेना। कोई बात नहीं, आर्यन ने हाथ हिलाते हुए कहा। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बढ़िया, मुझे खुशी है कि तुम समझदार हो। ईशा हल्का सा मुस्कुराई और फिर आर्यन से पूछा, वैसे मैंने कभी विस्तार से नहीं पूछा, तुम अभी रह कहाँ रहे हो? मेरा ठिकाना अभी पक्का नहीं है, फिलहाल एक छोटे से होटल में ठहरा हुआ हूँ। क्यों, क्या कोई बात है? आर्यन ने उलझन में पूछा। होटल? देखो, मुझे नहीं लगता कि होटल में रहना तुम्हारे लिए कोई सही समाधान है। तुम्हें एक घर की जरूरत है। ऐसा करते हैं, आज से तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ और मेरे और सिया के साथ रहो। ईशा ने एक पल हिचकिचाने के बाद कहा। क्या? सिया और आर्यन दोनों ही सन्न रह गए। एक अजनबी को हमारे घर में रहने दें, मैं इसके लिए कभी राजी नहीं हूँ। सिया ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। सिया, तुम अब 18 साल की होने वाली हो, मुझे उम्मीद है कि तुम थोड़ी समझदारी दिखाओगी। याद रखो, आर्यन को ये अजनबी नहीं है, वो अब हमारे परिवार का हिस्सा है। अपने परिवार के सदस्य को घर में रहने देने में क्या गलत है? इसके अलावा ये सब पापा का फैसला है, यहाँ तक कि यह शादी भी। ईशा ने सिया की ओर बड़ी गंभीरता से देखा। पापा का फैसला? वो इतनी आसानी से मेरी शादी किसी अरे गहरे से कैसे तय कर सकते हैं और फिर उसे हमारे घर में रहने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? मुझे यकीन नहीं होता। सिया पहले तो चौंकी और फिर अविश्वास में अपना सिर हिलाने लगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो घर पहुंचकर मैं पापा से तुम्हारी बात करवा सकती हूँ, लेकिन फिलहाल यह फैसला हो चुका है। ईशा ने बड़े ही शांत लेकिन मजबूत लहजे में कहा, जिससे साफ झलक रहा था कि उसकी बात को टाला नहीं जा सकता। इतना कहने के बाद उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, आर्यन, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? मेरा घर स्कूल के काफी पास है, इससे तुम्हारे और सिया के लिए साथ स्कूल जाना आसान हो जाएगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। आर्यन एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर मान गया। उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि सिया खन्ना के साथ रहकर ही वह उसके करीब जा सकता था और अपना मिशन जल्दी पूरा कर सकता था। यही कारण था कि उसने क्लास में भी सिया के पीछे बैठने का फैसला किया था। बहुत अच्छे, ईशा ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और फिर विक्रम की ओर मुड़कर धीरे से कहा, विक्रम अंकल, चलिए। जी बिटिया। विक्रम ने तुरंत कार स्टार्ट कर दी। सफर काफी शांतिपूर्ण रहा और जल्द ही बेंटले कार शहर के बीचों बीच स्थित रॉयल विला इलाके में दाखिल हुई। ये शहर का सबसे अमीर इलाका था, जहाँ के एक विला की कीमत आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर थी। यहाँ रहने वाले लोग या तो बड़े सितारे थे, नामी कंपनियों के सीईओ, या फिर बहुत ताकतवर रसूख वाले लोग। आम इंसान यहाँ के एक बाथरूम की कीमत भी नहीं चुका सकता था। सिंघानिया ज्वेलरी शहर की एक जानी मानी कंपनी थी, इसलिए उसकी सीईओ ईशा खन्ना का यहाँ अपना एक आलीशान विला होना स्वाभाविक था। बेंटले विला के सामने रुकी। कार से उतरने के बाद ईशा विला के अंदर की ओर बढ़ी और बाकी दोनों उसके पीछे हो लिए। पूरे रास्ते सिया का मूड बहुत खराब था। आखिर उस आर्यन जैसे इंसान के साथ एक ही छत के नीचे रहने का विचार ही उसे दुखी करने के लिए काफी था। मुझे पापा से बात करनी है। विला में घुसते ही सिया ने ईशा की ओर देखते हुए कहा। ये लो। ईशा ने अपना फोन निकाला, अपने पिता का नंबर डायल किया और सिया को थमा दिया। फोन लेकर सिया ने जीत की नजर से आर्यन की ओर देखा, जो लिविंग रूम के सोफे पर बैठ चुका था। सिया ने कहा, मेरे पापा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बस रुको, जब मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, फिर वो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। बोलने के बाद सिया बिना पीछे देखे बाथरूम में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। आर्यन सिर्फ एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिला सका। हालांकि मुश्किल से 3 मिनट ही बीते थे कि सिया बाथरूम से बाहर आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वह बहुत उदास दिख रही थी। उसने ईशा को फोन वापस कर दिया। पापा ने क्या कहा? ईशा ने सिया का उदास चेहरा देखकर सब कुछ भांप लिया था, फिर भी वो एक शरारती मुस्कान के साथ अनजान बनते हुए पूछने लगी। पापा ने कहा कि तुम्हारी बात मानूं। सिया ने आर्यन को घूरा, उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। तो फिर अब कोई समस्या नहीं है। ईशा हंस पड़ी, फिर आर्यन की ओर मुड़कर बोली, आर्यन, अब से तुम पहली मंजिल के गेस्ट रूम में रहोगे, वहां तुम्हारी जरूरत की हर चीज मौजूद है। अध्याय 27, जीवन रक्षा। बिल्कुल। आर्यन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि यह जगह उस घटिया से छोटे होटल से कहीं बेहतर थी जहां वह ठहरा हुआ था। ठीक है, मुझे कंपनी में अभी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं पहले निकलती हूँ, ईशा ने आर्यन की ओर आंख मारते हुए कहा और विला से बाहर चली गई। अचानक विला में सिर्फ आर्यन और सिया ही रह गए। मुझे कुछ काम है, तुम खुद ही इधर उधर देख लो, बस ऊपर मत जाना, बाकी कहीं भी जा सकते हो। ईशा के जाने के बाद सिया ने आर्यन की तरफ एक नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा। बोलने के बाद वह मुड़ी और दूसरी मंजिल की ओर चल दी। ये देखकर आर्यन ने अपने कंधे उचकाए। ऐसा लगा कि उसके प्रति सिया का पूर्वाग्रह काफी गहरा था और यह इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। उसे धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, इसलिए आर्यन ने सिया को और परेशान नहीं किया। वो कुछ देर अकेला सोफे पर बैठा रहा और फिर विला से बाहर टहलने के लिए निकल गया। चूंकि अभी काफी समय बाकी था और विला में उसके पास करने को कुछ नहीं था, तो उसने सोचा कि क्यों न आसपास के इलाके को थोड़ा देख लिया जाए। मानना पड़ेगा कि एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी अपनी साख के लायक होती है। यहाँ हरियाली की व्यवस्था बेहतरीन थी। शहर के बीचों बीच होने के बावजूद यहाँ की हवा बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं थी। ये ताज़ा महसूस हो रही थी, जैसे कोई गांव में रह रहा हो। और बहुत से अमीर लोगों के लिए यही वह एहसास था जिसकी वे तलाश करते थे, और यही एक कारण था कि यहाँ घरों की कीमतें डराने वाली हद तक ऊंची थीं। आर्यन सोसाइटी में घूमते हुए वहां के सुंदर नज़ारों का आनंद ले रहा था और अनजाने में वो मुख्य द्वार तक पहुंच गया। रात के खाने का समय हो रहा था और आर्यन को थोड़ी भूख महसूस हो रही थी, इसलिए उसने सोचा कि कहीं कुछ खाने के लिए ढूंढा जाए। क्या कोई डॉक्टर है? कृपया कोई मदद कीजिए।
हालांकि जैसे ही आर्यन सोसाइटी से बाहर निकलकर फुटपाथ पर बढ़ा, कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग, जिन्होंने सफेद रंग के ढीले ढाले योगा कपड़े पहने हुए थे, जमीन पर गिरे हुए थे और कई राहगीरों ने उन्हें घेरा हुआ था। उन बुजुर्ग का चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया था, उनके हाथ उनके दिल पर थे और वे दर्द से कराह रहे थे। फिर भी आसपास कोई भी उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था। आर्यन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर उन बुजुर्ग पर अपनी नजरें टिका दी। उन्हें देखते ही आर्यन ने तुरंत उनकी स्थिति का अंदाजा लगा लिया। हार्ट अटैक। वह इतना निश्चित इसलिए था क्योंकि एक शीर्ष योद्धा के रूप में चिकित्सा कौशल और एक्यूपंक्चर में महारत हासिल करना अनिवार्य था। युद्ध के मैदान में यह निश्चित रूप से जीवन रक्षक कौशल होता था। खासकर एक्यूपंक्चर में आर्यन का शोध बहुत गहरा था और उसकी निपुणता कुछ बहुत प्रसिद्ध एक्यूपंक्चर मास्टर्स के बराबर थी। वह जानता था कि बुजुर्ग की हालत देखते हुए तुरंत एक्यूपंक्चर की जरूरत है, वरना उनकी जान को बड़ा खतरा हो सकता था। इसलिए आर्यन ने अब और देर नहीं की। वह तेजी से बुजुर्ग के पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठा और उनका इलाज करने ही वाला था। नौजवान, तुम क्या कर रहे हो? तभी सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक हाथ बढ़ाकर आर्यन को रोक लिया और सख्ती से पूछा। इनकी जान बचा रहा हूं। आर्यन ने उस व्यक्ति की ओर देखा और सपाट लहजे में जवाब दिया। क्या तुम डॉक्टर हो? उस व्यक्ति ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सवाल किया। नहीं, आर्यन ने सिर हिलाया। तुम डॉक्टर नहीं हो तो फिर क्या बचाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि यह कोई डूबने का मामला है और थोड़ी सी सीपीआर काम कर जाएगी? कहीं और जाकर अपनी गर्मी निकालो। मैंने पहले ही अस्पताल फोन कर दिया है, एम्बुलेंस किसी भी पल आती ही होगी। यहाँ हीरो बनने की कोशिश मत करो। उस व्यक्ति ने आर्यन को धक्का देते हुए हिकारत से कहा। ये लड़का सच में मुसीबत खड़ी कर रहा है। डॉक्टर नहीं है फिर भी किसी की जान बचाने की हिम्मत कर रहा है। बिल्कुल, कितनी बेतुकी बात है। बाकी राहगीरों ने भी आर्यन की ओर देखते हुए अपनी आंखें घुमाई। उनकी नजरों में तिरस्कार और मजाक था। उनमें से किसी को भी यकीन नहीं था कि आर्यन उन बुजुर्ग को बचा सकता है। हालांकि आर्यन को गुस्सा नहीं आया। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा और शांति से पूछा, एम्बुलेंस आने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट के भीतर पक्का आ जाएगी, उस व्यक्ति ने यकीन के साथ कहा। यह सुनकर आर्यन ने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय की और ध्यान से बुजुर्ग के दिल को देखा। उस एक नजर से आर्यन ने गौर किया कि उनके दिल की 2 धमनियां बुरी तरह अवरुद्ध थीं। अगर उसने अभी हस्तक्षेप नहीं किया तो बुजुर्ग शायद 5 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। एम्बुलेंस का इंतजार करना तो दूर की बात थी, वे 10 मिनट नहीं टिक पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। 5 मिनट बाद उनकी मौत पक्का है। आर्यन ने मुड़कर उस व्यक्ति से सहज भाव में कहा। हाँ, उस व्यक्ति ने मजाक उड़ाते हुए आर्यन की ओर हिकारत से देखा। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी फालतू बात बोलने की? तुम्हें पता है मैं क्या करता हूँ? मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक डॉक्टर हूँ और वह भी शहर के नंबर 1 हॉस्पिटल का सीनियर फिजिशियन। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि यह आदमी कितनी देर तक झेल सकता है? बस एम्बुलेंस आने का इंतजार करो। सही उपकरणों के साथ यह आदमी बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। यहाँ डर फैलाना बंद करो। नीम हकीम खतरे जान, आर्यन ने आह भरी और धीरे से कहा। तुम किसे नीम हकीम कह रहे हो? वह व्यक्ति अचानक भड़क गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आर्यन को घूरते हुए ठंडे स्वर में बोला। क्या यहाँ कोई दूसरा डॉक्टर है? आर्यन ने पलटकर पूछा। मैं नीम हकीम हूँ। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे नीम हकीम कहने की? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है लड़के, चूंकि तुम इतने ही काबिल हो तो बचा लो इसे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे मारते हो। उस व्यक्ति ने ताना मारा। इतना कहकर वो व्यक्ति पीछे हट गया ताकि आर्यन आगे बढ़ सके। वैसे भी अगर आर्यन ने उस आदमी की जान ले ली तो यह उसकी चिंता नहीं होगी, तब पुलिस और जेल का सामना आर्यन को ही करना पड़ेगा। ये सोचकर उस व्यक्ति की कुटिल मुस्कान और चौड़ी हो गई। वो बस आर्यन की मुसीबत देखने का इंतजार करने लगा। आर्यन ने उस व्यक्ति के साथ शब्द बर्बाद करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि बुजुर्ग की जान बचाना सबसे अहम था। इस समय उनका चेहरा और भी पीला पड़ गया था। बिना एक शब्द कहे आर्यन जल्दी से उनके पास बैठा, उनकी शर्ट के बटन खोले और उनके दिल के पास का हिस्सा खुला छोड़ दिया। फिर आर्यन ने अपनी जेब से चांदी की सुइयों का एक छोटा पैकेट और उन्हें कीटाणुमुक्त करने के लिए एक लाइटर निकाला। वह डॉक्टर ये देखकर नफरत से मुस्कुराया। बुजुर्ग जैसी गंभीर स्थिति के लिए धमनियों को खोलने के लिए पेशेवर चिकित्सा उपकरणों की जरूरत थी। जहां तक एक्यूपंक्चर की बात थी, वह व्यवहारिक रूप से बेकार था। ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा सहायक उपचार हो सकता था, और वह भी तब जब आर्यन को सच में एक्यूपंक्चर आता हो। अगर वह माहिर नहीं था और सिर्फ दिखावा कर रहा था तो मदद करने के बजाय वह जान भी ले सकता था। उस डॉक्टर को लगा कि आर्यन जैसा नौजवान एक्यूपंक्चर में माहिर नहीं हो सकता। साफ था कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा था। इसलिए जब उसने आर्यन को बुजुर्ग पर एक्यूपंक्चर शुरू करने की तैयारी करते देखा तो उसके चेहरे की नफरत भरी मुस्कान और बढ़ गई। उसे पता था कि जल्द ही कोई बड़ा ड्रामा होने वाला है। अध्याय 28 सप्तऋषि सुई तकनीक। आर्यन ने उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की नजरों पर ध्यान नहीं दिया और सुइयों को सामान्य रूप से कीटाणुमुक्त करने के बाद बुजुर्ग को एक्यूपंक्चर देना शुरू कर दिया। जैसा कि उस डॉक्टर का मानना था, हार्ट अटैक के मरीज के लिए एक्यूपंक्चर का कोई खास फायदा नहीं होता। यह ज्यादा से ज्यादा एक सहायक उपचार हो सकता है, लेकिन यह बात सिर्फ साधारण हकीमों के लिए सच थी। आर्यन जैसा व्यक्ति एक्यूपंक्चर में लंबे समय से इतनी महारत हासिल कर चुका था कि वह एक दिव्य अवस्था तक पहुंच गया था, और जब यह उसकी दिव्य दृष्टि के साथ मिलता था तो यह सोने पर सुहागा जैसा था। इसलिए आर्यन को पूरा भरोसा था कि वह उन बुजुर्ग की जान बचा सकता है। अपनी दिव्य दृष्टि की मदद से आर्यन ने पहली सुई बुजुर्ग की छाती के बिल्कुल सही बिंदु पर चुभाई, फिर दूसरी सुई, तीसरी सुई और इसी तरह 7वीं सुई तक। ये 7 सुइयां जो एक ही लय में चुभाई गई थीं, बुजुर्ग की छाती पर सप्तऋषि मंडल की आकृति बना रही थीं, जो देखने में बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। यह महान सप्तऋषि एक्यूपंक्चर तकनीक थी जिसे आर्यन ने एक बड़े पहाड़ की गहराइयों में एक मिशन के दौरान अनजाने में प्राप्त किया था। इसी तकनीक की वजह से आर्यन एक्यूपंक्चर के क्षेत्र में शिखर तक पहुंच पाया था। गरुड़ दल के बाकी सभी योद्धाओं को पीछे छोड़ते हुए वह भारत और यहाँ तक कि दुनिया के गिने चुने शीर्ष मास्टर्स में से एक बन गया था।
बुजुर्ग को सप्तऋषि सुइयां लगाने के बाद आर्यन ने अपने हाथ झाड़े और फिर बेपरवाही से खड़ा हो गया। आर्यन को खड़ा होते देख वह डॉक्टर नफरत से बोला, क्या दिखावा है, मुझे लगा था तुम कुछ बड़ा करोगे, लेकिन बस इतना ही, सिर्फ कुछ सुइयां चुभा दी। अगर इससे वाकई कोई जिंदा हो जाता तो मैं तुम्हें बाप बुलाता। ऐसा क्या? आर्यन धीरे से मुस्कुराया। उसी पल वह बुजुर्ग जो दर्द से कराह रहे थे, अचानक उनके शरीर में एक ऐंठन हुई और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके तुरंत बाद उनका पूरा शरीर पूरी तरह स्थिर हो गया, कोई हलचल नहीं हुई और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, जैसे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ले ली हो। ये देखकर उस डॉक्टर का चेहरा थोड़ा बदला और उसने जल्दी से आगे झुककर अपनी उंगली से बुजुर्ग की सांस चेक की। चेक करने के बाद डॉक्टर के चेहरे की कुटिल मुस्कान और बढ़ गई। उसने पीछे मुड़कर आर्यन की ओर इशारा करते हुए जोर से कहा, नीम हकीम, तुम वाकई धोखेबाज हो, तुमने इन्हें मार डाला। अब देखो तुम क्या करते हो। राहगीरों ने यह सुना तो वे सब चेक करने के लिए आगे बढ़ाए। वाकई बुजुर्ग की सांसें रुक चुकी थीं, वे पूरी तरह निष्प्राण लग रहे थे। अचानक भीड़ भड़क उठी। कितना घमंडी लड़का है, डॉक्टर ने अभी चेतावनी दी थी कि ऐसा मत करो, और अब देखो तुम्हारी वजह से एक बुजुर्ग की जान चली गई। बेचारे बुजुर्ग, सब लोग इस लड़के पर नजर रखो, इसे भागने मत देना, यह एक कातिल है। पुलिस को फोन करो, मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। भीड़ के आरोपों को सुनकर वह डॉक्टर गर्व से मुस्कुराया और आर्यन की ओर ठंडे स्वर में बोला, लड़के, अब जब तुमने किसी की जान ले ली है तो अपने बचाव में क्या कहना है, अब जेल जाने के लिए तैयार रहो। आर्यन के होठों पर एक मुस्कान आई और उसने शांति से कहा, किसने कहा कि वे मर गए हैं? लड़के, क्या तुम्हारे पास जरा भी अक्ल नहीं है? इन बुजुर्ग की सांसें रुक गई हैं, मौत नहीं तो इसे और क्या कहेंगे? तुम जैसे इंसान की यहाँ आकर जान बचाने की हिम्मत कैसे हुई? कितना आत्मविश्वास है तुम में? डॉक्टर ने नफरत भरी नजरों से आर्यन की ओर देखा। सांस न चलना मतलब मौत, क्या सीनियर डॉक्टर के तौर पर यही आपका निदान है? आर्यन ने सहज भाव में पूछा। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? डॉक्टर ठंडी हंसी हंसा, फिर बुजुर्ग के पास घुटनों के बल बैठकर गर्व से उनकी नाक की ओर इशारा करते हुए बोला, एक सीनियर डॉक्टर के तौर पर मैंने इन सालों में अनगिनत मरीजों को देखा है और कभी कोई गलती नहीं की। अगर मैं कहता हूं कि यह आदमी मर चुका है तो मतलब यह मर चुका है, यही अनुभव और अधिकार होता है, समझे? खूं। हालांकि तभी वो बुजुर्ग जो अभी तक बेजान और बिना सांस के पड़े थे, अचानक 2 बार खांसे, अपनी आंखें खोली और फिर जमीन से उठकर बैठ गए। ये तो जिंदा हो गए। अचानक हुए इस उलटफेर से वह डॉक्टर इतना डर गया कि उछलकर पीछे हट गया और बाकी राहगीर भी एक पल के लिए अपनी जगह पर जम गए। क्या हो रहा है? बैठने के बाद बुजुर्ग ने अपनी छाती पर लगी चांदी की सुइयों को देखा। उनकी आंखों में थोड़ी उलझन थी, फिर उन्हें याद आया कि अभी क्या हुआ था। उन्होंने जल्दी से आर्यन की ओर देखा और अपना आभार जताया, बेटा, समय रहते मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना आज तो मेरी ये पुरानी हड्डियां खत्म ही हो जाती। कोई बात नहीं। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, फिर आगे बढ़कर बुजुर्ग को उठने में मदद की और अपनी चांदी की सुइयां वापस ले ली। बुजुर्ग ने अपनी शर्ट के बटन बंद किए और थोड़ा इधर उधर चलकर देखा। वे अब पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान लग रहे थे, जैसे उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। इस नज़ारे ने सबको हैरान कर दिया। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? बस ऐसे ही वे फिर से जिंदा हो गए और उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं है। तुम सपना नहीं देख रहे, क्योंकि मैंने भी यही देखा है। यह वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। लगता है हम सबने इस नौजवान को गलत समझा। ये कातिल नहीं बल्कि एक असली दिव्य चिकित्सक है। उस पल लोगों की नजरों में आर्यन के लिए सिर्फ प्रशंसा और सम्मान था। वह डॉक्टर जो अभी अभी सदमे से होश में आया था, वह भी अचरज में बुदबुदा रहा था, यह नामुमकिन है। ये सुनकर सबने उसे नफरत भरी नजरों से देखा, क्योंकि अब सबकी नजरों में वह पूरी तरह से एक नीम हकीम साबित हो चुका था। सबकी तिरस्कार भरी नजरों को महसूस करते हुए डॉक्टर का चेहरा लाल पड़ गया। उसका मन कर रहा था कि काश कहीं कोई दरार मिल जाए जिसमें वह समा सके, क्योंकि यह वाकई बहुत शर्मनाक था। खासकर जो वादे उसने अभी इतने गर्व से किए थे, वे अब उसके अपने चेहरे पर पड़े अदृश्य तमाचों की तरह लग रहे थे। वो डॉक्टर अब वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। वो मुड़ा और चुपचाप खिसकने ही वाला था। ये देखकर आर्यन के होठों पर एक मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, हे मिस्टर डॉक्टर साहब, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? डॉक्टर का शरीर वहीं जड़ हो गया और उसने झुंझलाहट के साथ पीछे मुड़कर आर्यन को देखा। तुम्हें इससे क्या? मुझे कहीं भी जाने की आजादी है। आपके पास आजादी का अधिकार तो है, लेकिन लगता है आप अपना वादा निभाना भूल गए हैं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं? डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपना वादा अच्छी तरह याद था, लेकिन इतने लोगों के सामने आर्यन को बाप कहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। क्या हुआ? अब अपनी बात से मुकर रहे हो? मुझे लगता है ये पक्का अपनी बात से मुकरना चाहता है। अभी वादा करते समय तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब पीछे हट रहा है। ऐसे इंसान को तो शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल सही, इसे बाप बुलाने को कहो, जल्दी करो। राहगीरों ने भी उसे घेर लिया और एक एक करके आवाज उठाने लगे। भीड़ की नफरत भरी नजरों और तानों को महसूस करते हुए डॉक्टर अब और नहीं झेल सका। उसने एक गहरी सांस ली, अपने दांत भींचे और उतरे हुए चेहरे के साथ आर्यन की ओर देखकर बोला, बाप अब ठीक है? बहुत अच्छे बेटे, बहुत आज्ञाकारी हो। आर्यन ने सिर हिलाया और एक चौड़ी मुस्कान दी। ये सुनकर भीड़ फिर से ठहाकों से गूंज उठी। उस मजाक भरी हंसी ने डॉक्टर के वहां रुकने की बची खुची इच्छा भी खत्म कर दी। उसने आर्यन को गुस्से से घूरा और फिर दुम दबाकर वहां से भाग निकला। ये देखकर भीड़ में फिर से हंसी का फव्वारा छूटा। डॉक्टर के जाने के कुछ ही मिनटों बाद एक एम्बुलेंस वहां पहुंची। जब डॉक्टर और नर्सें स्ट्रेचर लेकर नीचे उतरे तो उन्होंने पाया कि मरीज तो बिल्कुल ठीक है और उन्हें पता चला कि आर्यन ने पहले ही उनका इलाज कर दिया है। एम्बुलेंस के स्टाफ के लिए यह बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। वे आर्यन को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। खासकर राहगीरों से पूरी कहानी सुनने के बाद उन युवा नर्सों की आर्यन की ओर देखने की नजरें बदल गईं, जिनमें सम्मान और थोड़ा आकर्षण भी मिला हुआ था।
इससे आर्यन थोड़ा झेप गया और बुजुर्ग को विदा कहने के बाद वो वहां से निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन ठीक उसी पल एक काली रेंज रोवर कार अचानक सड़क किनारे रुकी। उसके बाद लेदर जैकेट पहने एक मजबूत कदकाठी का आदमी कार से बाहर कूदा। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और घबराहट थी और बिना कुछ कहे वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। जल्दी से बुजुर्ग के पास पहुंचा और उनके हाथ पकड़कर चिंता से पूछा, पापा आप ठीक तो हैं? अध्याय 29। विक्रम सिंह बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और फिर अपने बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, विक्रम तुम्हें इस नौजवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। यह मेरा जीवनदाता है। अगर यह नहीं होता तो तुम्हारा बाप आज तुम्हारे सामने खड़ा होकर बात नहीं कर रहा होता। इतना कहकर बुजुर्ग ने अपने बेटे विक्रम सिंह को संक्षेप में पूरी घटना बताई। कहानी सुनने के बाद विक्रम तेजी से आर्यन के पास आया। उसका चेहरा कृतज्ञता से भरा था और बोला, भाई मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आर्यन ने हाथ हिलाया और हल्की मुस्कान दी। आप ऐसा नहीं कह सकते, मेरे पास सिर्फ यही एक पिता है और अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मुझे पूरी जिंदगी पछतावा रहता। आपकी फुर्ती और समझदारी की वजह से मेरे पिता की जान बच गई। आप मेरे पिता के रक्षक हैं और मेरे भी। बोलते हुए विक्रम ने अपनी जेब से एक सुनहरा बिजनेस कार्ड निकाला और आर्यन को थमाते हुए कहा, रक्षक जी मैं आज जल्दबाजी में आया था और कुछ साथ नहीं लाया। यह मेरा निजी कार्ड है, कृपया इसे अभी के लिए स्वीकार करें। आर्यन ने कार्ड लिया और उस पर लिखी जानकारी देखी। विक्रम सिंह, जनरल मैनेजर और मुख्य सुरक्षा विशेषज्ञ, हाइब्रिड सिक्योरिटी कंपनी, फोन 136 4X 5609। कोई आश्चर्य नहीं कि विक्रम इतना लंबा चौड़ा और प्रभावशाली दिख रहा था। वह एक सिक्योरिटी कंपनी चलाता था। उसके जैसे लोग आमतौर पर पूर्व सैनिक होते थे, हटे कट्टे और मजबूत, जो कि काफी सामान्य बात थी। आर्यन को अपना कार्ड स्वीकार करते देख विक्रम मुस्कुराया और पूछा, क्या मुझे आपका फोन नंबर पाने का सौभाग्य मिल सकता है? जी बिल्कुल। आर्यन ने सिर हिलाया और विक्रम को अपना मोबाइल नंबर दे दिया। विक्रम ने बड़े ध्यान से आर्यन का नंबर अपने फोन में सेव किया और फिर आर्यन की ओर देखकर बोला, मैंने अपने रक्षक का नंबर दर्ज कर लिया है और मैं भविष्य में निश्चित रूप से आपका यह एहसान चुकाऊंगा। बदले की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने पिता का ख्याल रखें। आर्यन ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, फिर आगे कहा, ठीक है, मुझे कुछ और काम है तो मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर आर्यन मुड़ा और वहां से चला गया। अब जब बुजुर्ग सुरक्षित थे तो उसका वहां और रुकना बेकार था। विक्रम और बुजुर्ग ने आर्यन को जाते हुए बड़े सम्मान की नजरों से देखा। विक्रम तुम्हें मेरे रक्षक का एहसान अच्छी तरह चुकाना होगा, बुजुर्ग ने विक्रम की ओर मुड़कर कहा। जी पापा, मैं जरूर चुकाऊंगा, विक्रम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वहां से निकलने के बाद आर्यन सड़क किनारे एक छोटे से भोजनालय पर कुछ खाने के लिए रुका और फिर सिंघानिया विला लौट आया। अब तक अंधेरा हो चुका था। ईशा अभी तक वापस नहीं आई थी। विला में सिर्फ आर्यन और सिया ही थे, जिससे वहां काफी सन्नाटा महसूस हो रहा था। ऊपर जाने के बाद सिया फिर नीचे नहीं आई थी। आर्यन उसे परेशान करने नहीं गया क्योंकि उसे पता था कि इससे वह और चिढ़ जाएगी। इसलिए आर्यन लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया, टीवी चालू किया और बस यूं ही देखने लगा। हालांकि जैसे ही आर्यन स्थिर होकर बैठा था, अचानक ऊपर से एक तेज चीख सुनाई दी। चीख थोड़ी धीमी थी क्योंकि वह दूसरी मंजिल से आई थी, लेकिन फिर भी उसने आर्यन का ध्यान खींच लिया। आर्यन के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। विला में उसके और सिया के अलावा कोई नहीं था। बिना दोबारा सोचे वो समझ गया कि यह चीख सिया की ही होगी। सिया मुसीबत में है, आर्यन के मन में पहला विचार यही आया। बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन उठा और दूसरी मंजिल की ओर भागा। ऊपर पहुंचने के बाद आर्यन ने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय की और सभी कमरों को स्कैन किया। आखिरकार आर्यन की नजर ऊपर के एक बाथरूम पर जाकर रुकी क्योंकि उसने अंदर एक परछाई देखी जो बहुत जानी पहचानी लग रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आर्यन के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और बिना स्थिति का पूरा अंदाजा लगाए वो अंदर की ओर झपटा। धड़ाम, दरवाजा टूटने जैसी आवाज के साथ आर्यन बाथरूम के अंदर घुसा, ये पूछने के लिए कि क्या सिया ठीक है। लेकिन इससे पहले कि आर्यन कुछ कह पाता, बाथरूम में एक और भी तेज चीख गूंजी। उस चीख ने आर्यन की भौहें सिकोड़ दी और उसने जल्दी से आवाज की दिशा में देखा। जो उसने देखा उसने उसे वहीं जड़ कर दिया। वो फटी आंखों से देखता रह गया। भाप से भरे बाथरूम में सिया जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। आर्यन की सीधी नजर खुद पर महसूस कर सिया का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। वो किसी पके हुए लाल सेब जैसी लग रही थी। खूं, यह एहसास होने पर कि उसकी नजर कुछ ज्यादा ही सीधी है, आर्यन ने 2 बार गला साफ किया और जल्दी से अपनी आंखें हटा ली। फिर पूछा, क्या तुम ठीक हो? सब ठीक तो है? तुम्हें इससे क्या? तुम अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलो, सिया ने आर्यन को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। ओह ठीक है, चलता हूँ, आर्यन ने सिर हिलाया। वहां रुकने की जरा भी इच्छा न दिखाते हुए वो बाहर जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही आर्यन पीछे मुड़ा, सिया ने अपने हाथों के सहारे जमीन से उठने की कोशिश की। हालांकि टाइल्स वाला फर्श पानी की वजह से बहुत चिकना था और ऊपर से फिसलने की वजह से उसका टखना मुड़ गया था। इसलिए दर्द सहते हुए उसने कई बार उठने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। कोई और रास्ता न देख उसने बाथरूम के दरवाजे पर खड़े आर्यन की ओर देखा। हिचकिचाहट में अपने होंठ काटे और फिर बोली, रुको जरा, 1 मिनट रुको। ये सुनकर आर्यन पीछे मुड़ा और बेरुखी से पूछा, कुछ और काम है? क्या तुम जरा यहाँ आ सकते हो? सिया ने लाल चेहरे और धीमी आवाज में पूछा। अभी तो तुम मुझे जाने के लिए कह रही थी, तो मैं जा रहा हूँ, आर्यन ने अपने होठों पर एक मुस्कान लाते हुए कहा। वह बाहर की ओर बढ़ने ही वाला था कि सिया की नजरों से ओझल होने ही वाला था। उस पर सिया घबरा गई क्योंकि विला में उसके अलावा आर्यन ही इकलौता जीवित व्यक्ति था और ईशा कंपनी में ओवरटाइम कर रही थी। उसे नहीं पता था कि वह कब तक वापस आएगी। अगर आर्यन उसकी मदद नहीं करता तो उसे शायद पूरी रात बाथरूम में ही गुजारनी पड़ती। आर्यन मत जाओ, सिया ने जल्दी से आवाज दी। ये सुनकर आर्यन एक बार फिर रुका, अपना सिर घुमाया और सिया की ओर बेरुखी से देखा। कुछ और? मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए था। क्या तुम कृपया मेरी मदद कर सकते हो? मेरा टखना मुड़ गया है, मैं सच में खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। क्या तुम मुझे उठाने में मदद करोगे? सिया ने अपने होंठ काटे। उसकी आवाज में एक माफी का भाव था।
हैश अध्याय 30 धारणा में बदलाव। चूंकि सिया ने ऐसा कह दिया था तो आर्यन अब मना नहीं कर सकता था। वह मुड़ा और सिया के सामने खड़ा हो गया। नीचे उसकी ओर देखते हुए उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाओ, झांकना मत, सिया ने आर्यन को घूरते हुए कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। आर्यन बेबसी से मुस्कुराया और उसे अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ना पड़ा। उसने कहा, अब ठीक है। ये देखकर सिया ने अपने दोनों हाथों से आर्यन का दाहिना हाथ मजबूती से पकड़ लिया। जैसे ही आर्यन को महसूस हुआ कि सिया ने पकड़ बना ली है, उसने धीरे से ऊपर की ओर खींचा और बहुत आसानी से सिया को जमीन से उठा दिया। शुक्रिया। खड़े होने के बाद सिया ने धीमी आवाज में धन्यवाद कहा और फिर कुछ ही दूरी पर रखे तौलिए को पकड़ने के लिए आर्यन का हाथ छोड़ने की कोशिश की। वह जल्दी से खुद को धकना चाहती थी क्योंकि यह वाकई बहुत शर्मनाक स्थिति थी। हालांकि सिया अपने टखने की मोच के बारे में पूरी तरह भूल गई थी। जैसे ही उसने आर्यन का हाथ छोड़ा और हिलने की कोशिश की, उसके टखने में एक तेज दर्द उठा। इसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे आगे की ओर आर्यन की बाहों में जा गिरी। इतने करीब होने की वजह से उनके बीच कोई दूरी नहीं बची थी। आर्यन का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बाहों में मौजूद सिया की ओर नीचे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हे सुंदरी, अगर तुम शुक्रिया कहने के लिए खुद को मेरी बाहों में डालना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर तुम और ज्यादा देर यहाँ रुकी तो मैं सच में खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। कौन तुम्हारी बाहों में गिर रहा है? खुद को बहुत बड़ा सूरमा मत समझो। सिया ने आर्यन को घूरा। बोलते समय उसका चेहरा और भी लाल हो गया। इतना कहने के बाद उसने जल्दी से आर्यन की पकड़ से निकलने के लिए संघर्ष किया, फिर दर्द सहते हुए तौलिए की ओर बढ़ने की कोशिश की। हालांकि उसके टखने की मोच काफी गंभीर थी और जरा सा हिलने पर भी असहनीय दर्द हो रहा था। इसलिए जैसे ही वो थोड़ी हिली, उसे बहुत तेज दर्द हुआ और उसके चेहरे पर तकलीफ साफ दिखने लगी। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। आर्यन ने जब ये देखा तो उसे भी थोड़ा दुख हुआ। वह जल्दी से स्टैंड की ओर बढ़ा, एक बड़ा तौलिया लिया और सिया की ओर बढ़ा दिया। शुक्रिया, सिया ने पीले पड़ते चेहरे के साथ कहा और जल्दी से खुद को तौलिए में लपेट लिया। जब सिया ने खुद को संभाल लिया तब आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम इस तरह अकेले नहीं चल सकती, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूं? सिया एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने अपना सिर हिला दिया। उसके पास आर्यन की मदद लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इस तरह आर्यन के सहारे सिया अपने कमरे में वापस पहुंची। हालांकि जब आर्यन ने सिया के बेडरूम के अंदर का नजारा देखा तो वह दंग रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि हमेशा रूखी और घमंडी दिखने वाली सिया का बेडरूम ऐसा होगा। दीवारें और छत गुलाबी पिंक रंग की थी, यहाँ तक कि पर्दे भी गुलाबी थे और पूरे कमरे में कार्टून वाले सॉफ्ट टॉयज रखे हुए थे जो पूरी तरह से गली लग रहे थे। आर्यन इस सबको उस बर्फीली सिया से बिल्कुल नहीं जोड़ पा रहा था। अगर उसने अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे यकीन नहीं होता कि यह उसका कमरा है। सिया ने आर्यन की आंखों में हैरानी देख ली। उसका पहले से लाल चेहरा अब किसी पके हुए लाल सेब जैसा हो गया, जो बहुत ही मोहक लग रहा था। उसने हल्के से अपने होंठ काटे और आर्यन की ओर देखते हुए कहा, इसके बारे में किसी को मत बताना, वरना मैं पापा से कहकर तुम्हें विला से बाहर निकलवा दूंगी। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आर्यन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। इतना बोलने के बाद आर्यन ने सिया को उसके गुलाबी बिस्तर तक पहुंचाया, उसे बिठाया और फिर कहा, अपने चोटिल पैर को ऊपर उठाओ, मुझे देखने दो। सिया ने मना नहीं किया और आज्ञाकारी बनकर अपना चोटिल टखना ऊपर उठाया। आर्यन ने ध्यान से उसके टखने को देखा और पाया कि वह न केवल सूज गया था बल्कि उस पर नीले निशान भी पड़ गए थे। चोट वाकई काफी गंभीर थी। शुक्र है कि हड्डी पर कोई असर नहीं पड़ा था, वरना मामला और बिगड़ सकता था। ठीक है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। आर्यन ने राहत की सांस ली और कहा, लेकिन इसमें बहुत दर्द हो रहा है। सिया की बड़ी आंखों में आंसू भर आए और उसने बड़े ही मासूम लहजे में कहा, थोड़ा सब्र करो, अभी दर्द ठीक हो जाएगा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसने एक हाथ से सिया का छोटा सा पैर पकड़ा और दूसरे हाथ को मोच वाली जगह पर रखकर धीरे धीरे मालिश मसाज शुरू की। शुरू में जब सिया ने उसे अपना पैर पकड़ते देखा तो वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन जैसे ही आर्यन ने मालिश शुरू की उसने पाया कि मोच का दर्द कम होने लगा है और आर्यन की मालिश के साथ दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा था। यह एहसास बहुत आरामदायक था, जिसकी वजह से सिया उसे रोकना भूल गई और चुपचाप उस मालिश का आनंद लेने लगी। करीब 2 मिनट बाद आर्यन रुक गया। इस समय जब सिया ने अपने टखने को देखा तो वह सन्न रह गई। उसने गौर किया कि उसका टखना, जो काफी सूज गया था, अब लगभग सामान्य हो चुका था और दर्द पूरी तरह गायब था, जैसे कभी चोट लगी ही न हो। यह वाकई अविश्वसनीय था। तुम्हें मालिश करना भी आता है? सिया ने हैरानी से आर्यन की ओर देखा। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़के को वह नापसंद करती थी उसे मालिश भी आती होगी, और वह भी इतनी असरदार। मुझे बहुत सी चीजें आती हैं, तुम भविष्य में उन्हें देखोगी। खैर, काफी देर हो चुकी है, मुझे अब चलना चाहिए। आर्यन मुस्कुराकर सहज भाव से बोला और फिर बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। उसकी मालिश के बाद सिया के पैर की चोट लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। रात भर आराम करने के बाद वो अगले दिन सामान्य रूप से चल पाएगी, इसलिए उसे वहां और रुकने की जरूरत नहीं थी। सिया आर्यन को जाते हुए देखती रही। उसके मन में अभी भी वही दृश्य घूम रहा था जब आर्यन बड़े ही कोमल तरीके से उसकी मालिश कर रहा था। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, शायद वो उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। अध्याय 31। सपना। पहली मंजिल पर लौटने के बाद आर्यन नहाने के लिए बाथरूम गया और एक साफ बाथरोब पहनकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में, जैसा कि ईशा ने बताया था, सभी सुविधाएं पूरी थीं। कोमल और आरामदायक बिस्तर पर कंबल और तकिए करीने से रखे हुए थे। उस बड़े बिस्तर के बगल में एक बड़ा सैन्य बैग, कैमोफ्लेज बैकपैक भी रखा था। आर्यन पास गया और देखा कि उसमें उसका सारा सामान था, जिसे पक्का होटल से विक्रम के किसी आदमी ने उसके लंच पर जाने के दौरान यहाँ पहुंचा दिया था। इससे आर्यन की काफी भागदौड़ बच गई। साफ कपड़े पहनने के बाद वह सीधे उस बड़े बिस्तर पर गिर पड़ा। सारा दिन यहाँ वहां भागने के कारण आर्यन वाकई काफी थक गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी नींद में सो गया।
उसके सपने में वो एक सुनसान टापू पर था जहां आर्यन समुद्र किनारे रेतीले तट पर अकेला चल रहा था। उसके आसपास कोई नहीं था, बस कुछ समुद्री पक्षी पानी के ऊपर उड़ रहे थे। आर्यन ने वहां के नज़ारों को देखा, उसे वह जगह बहुत जानी पहचानी लगी, जैसे वह पहले भी वहां आ चुका हो, जिससे वह काफी उलझन में पड़ गया। हालांकि उसी पल उसके सामने अचानक कई लाशें प्रकट हुई। वे शरीर सैन्य वर्दी कैमोफ्लाज में थे और हालांकि उनके चेहरे खून से लथपथ थे, लेकिन आर्यन ने उन्हें एक नज़र में ही पहचान लिया। वे कोई और नहीं बल्कि उसके वही साथी थे जिन्होंने एक मिशन के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी थी। यह नज़ारा देख आर्यन की आंखें नम हो गईं, वे लाल हो गईं और उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से उन लाशों के चेहरों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ठीक तभी उन लाशों ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उफ! डर के मारे आर्यन हड़बड़ा कर जाग गया और बिस्तर पर सीधा बैठ गया। उसने जल्दी से चारों ओर देखा और पाया कि वो अभी भी अपने कमरे में ही है। फिर उसने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और एक लंबी सांस ली। तो वो सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके सपने के उस आखिरी दृश्य का क्या मतलब था? क्या उसके साथियों ने अचानक आंखें खोलकर उसे ये बताने की कोशिश की कि वे अधूरे इंसाफ के साथ मरे हैं? क्या वे उसे दोष दे रहे थे कि उसने अभी तक सच्चाई का पता नहीं लगाया और उनका बदला नहीं लिया? ये सोचकर आर्यन को थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। उसने साइड टेबल पर रखे अलार्म क्लॉक की ओर देखा। सुबह के 6 बज चुके थे, इसलिए उसने अपना स्मार्टफोन उठाया और एक विशेष एन्क्रिप्टेड 7 अंकीय फोन नंबर डायल किया। हेलो, कौन बोल रहा है? फोन जल्दी ही उठ गया और दूसरी तरफ से एक सुस्त आवाज आई। दाव पेंच दाव फंग, आर्यन ने सपाट लहजे में कहा। कैप्टन, क्या सच में आप हैं? दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति तुरंत सतर्क हो गया। उसकी आवाज की थकान और सुस्ती गायब हो गई और उसकी जगह उत्साह और घबराहट ने ले ली। मुकुल, मुझे गरुड़ दल से निकाल दिया गया है और अब मैं गरुड़ की ग्रीन ड्रैगन टीम का कैप्टन नहीं रहा, आर्यन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। नहीं नहीं नहीं, मेरे दिल में आप हमेशा मेरे कैप्टन रहेंगे, मुकुल ने जल्दी से जवाब दिया। अभी उस बारे में बात नहीं करते, क्या तुम्हारे पास अभी समय है? आर्यन ने आह भरते हुए पूछा। हाँ हाँ कैप्टन, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, मुकुल ने उत्साह से कहा। तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैंने तुम्हें जिस जांच में मदद करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? कोई प्रगति? आर्यन ने पूछा। आपका मतलब उस गद्दार की जांच से है? अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे जांच आगे बढ़ाने से रोक रही है। आप जानते हैं कि मेरे पास सीमित शक्तियां हैं, मुकुल ने बेबसी से कहा। समझ गया, ठीक है, मैं समझता हूँ। आर्यन ने यह सुनकर थोड़ी निराशा महसूस की, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि मुकुल ने अपनी पूरी कोशिश की है। कैप्टन, क्या आपको वाकई लगता है कि उस घटना में जहां ग्रीन ड्रैगन टीम लगभग पूरी तरह खत्म हो गई थी, गरुड़ दल का ही कोई अंदरूनी गद्दार शामिल था? मुकुल ने शक जताते हुए पूछा। शायद, मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मुझे हमेशा कुछ गड़बड़ महसूस होती है। असली सच्चाई क्या है, यह मैं अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकता, आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं और कोशिश करूंगा कि कोई सुराग मिल जाए। जैसे ही मेरे पास कोई खबर होगी, मैं आपसे तुरंत संपर्क करूंगा, मुकुल ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। आर्यन ने कॉल खत्म कर दी। बिस्तर पर वापस लेटते हुए आर्यन ने एक लंबी आह भरी। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मुकुल के भरोसे रहने से, जो गरुड़ का एक साधारण सदस्य था, कोई बड़ा नतीजा नहीं निकलेगा। भले ही वो चतुर और काबिल था, लेकिन उसकी ताकत सीमित थी और कुछ जानकारी उसकी पहुंच से बाहर थी। इसलिए यह जरूरी था कि वह अपने दादाजी द्वारा सौंपे गए काम को जल्द से जल्द पूरा करे। तभी वह गरुड़ दल में वापस जा पाएगा और मुकुल के साथ मिलकर उस घटना के पीछे की सच्चाई उजागर कर पाएगा, ताकि शहीद हुए साथियों की आत्मा को शांति मिल सके। ये सोचते ही आर्यन का दिल जोश से भर गया। देखते ही देखते स्कूल जाने का समय हो गया। ईशा कंपनी के कामों में व्यस्त होने के कारण पूरी रात घर नहीं आई थी और आज सुबह भी फंसी हुई थी, इसलिए उसने विक्रम को बेंटले कार के साथ आर्यन और सिया को स्कूल छोड़ने के लिए भेजा। बेंटले के अंदर पिछली रात की घटनाओं के बाद सिया की आर्यन के प्रति कड़वाहट काफी कम हो गई थी। खासतौर पर पिछली रात बाथरूम के उन पलों को याद करके सिया का मासूम चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। इससे वह, जो पहले से ही बेहद खूबसूरत थी, और भी मोहक लग रही थी। ये देखकर आर्यन का ध्यान थोड़ा भटक गया और उसकी नजर कुछ ज्यादा ही देर तक सिया पर टिकी रह गई। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? सिया ने अपने निचले होंठ को हल्के से काटा और आर्यन को एक शर्मीली नजर से देखा। तुम सुंदर हो, आर्यन ने लगभग सहज रूप से जवाब दिया। हे, तुम्हें देखने की इजाजत नहीं है। सिया का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने जल्दी से अपने हाथों से चेहरा ढंक लिया। गाड़ी चला रहे विक्रम ने यह नज़ारा देख लिया। वह काफी हैरान था। कल दोपहर तक सिया आर्यन को सख्त नापसंद कर रही थी। सिर्फ एक रात साथ रहने के बाद इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? क्या कल रात उन दोनों के बीच? ये सोचते ही विक्रम की आगे सोचने की हिम्मत नहीं हुई और वह चुपचाप स्कूल की तरफ गाड़ी चलाता रहा। पहला पीरियड केमिस्ट्री का था। परीक्षाएं नजदीक होने के कारण केमिस्ट्री के टीचर ने बोर्ड पर कुछ कठिन और पेचीदा सवाल लिखे ताकि सब उन्हें हल करें और फिर वे उन्हें समझा सकें। आर्यन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये जब जाहिर है कि स्पेशल ऑपरेशंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस पल आर्यन और उसके साथी योद्धा गरुड़ दल में शामिल हुए थे, उन्हें विशेषज्ञों से इसकी ट्रेनिंग मिली थी। योग्यता के मामले में आर्यन का ज्ञान मंच पर भाषण दे रहे टीचर से भी कहीं ज्यादा था। स्वाभाविक रूप से उसे ये सुनने की जरूरत नहीं थी। आर्यन ने डेस्क पर अपना सिर टिका लिया और आंखें बंद करके आराम करने लगा। यह नज़ारा पास ही बैठे यशवर्धन ने देख लिया। चूंकि उसके पिता एक बिजनेस ट्रिप पर थे, इसलिए घर से मदद आने में अभी समय था। तब तक वो आर्यन से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। लेकिन केमिस्ट्री की क्लास में आर्यन को सोते हुए पकड़ना एक सुनहरा मौका था, खासतौर पर इसलिए क्योंकि यह केमिस्ट्री टीचर बहुत सख्त थे और अपनी क्लास में किसी भी छात्र का सोना या सपने देखना बर्दाश्त नहीं करते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के यशवर्धन खड़ा हो गया और सीधे आर्यन की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, टीचर, कोई क्लास में सो रहा है? अध्याय 32। चौंकाने वाला यशवर्धन के एक बार चिल्लाते ही क्लास के सभी छात्रों का ध्यान खींच गया और वे सब यशवर्धन की ओर मुड़ गए। इससे मंच पर जोश के साथ पढ़ा रहे केमिस्ट्री के टीचर के चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए, क्योंकि उन्हें पढ़ाते समय टोकना बिल्कुल पसंद नहीं था।
यशवर्धन, अगर तुम्हें नहीं सुनना है तो यहाँ से बाहर निकल जाओ और बाकी छात्रों को परेशान करना बंद करो। केमिस्ट्री टीचर ने अपना चश्मा ठीक किया और गुस्से से लाल होकर यशवर्धन को घूरा। टीचर, बात यह नहीं है कि मैं सुनना नहीं चाहता, लेकिन कोई आपकी क्लास में सो रहा है। यशवर्धन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और सफाई दी। कौन? जैसे ही केमिस्ट्री टीचर ने सुना कि उनकी क्लास में कोई सो रहा है, उनका चेहरा और भी सख्त हो गया। वहाँ वो वाला। टीचर देखिए, यशवर्धन ने आर्यन की ओर इशारा किया। केमिस्ट्री टीचर ने जल्दी से यशवर्धन के बताए दिशा में देखा और पाया कि आर्यन डेस्क पर सिर टिकाए आंखें बंद किए हुए था। इससे उनका चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया और उनकी आंखें उबलने लगीं। उस समय लखन भी बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे नहीं रहा। वाह, कितनी गहरी नींद सो रहा है, लगता है लार टपकने ही वाली है। लखन की बातों ने केमिस्ट्री टीचर के गुस्से को और भड़का दिया। वे पोडियम से नीचे उतरे और गुस्से में आर्यन की ओर बढ़े। ये देखकर यशवर्धन और लखन दोनों के चेहरों पर कुटिल मुस्कान आ गई। दोनों जानते थे कि अब आर्यन बड़ी मुसीबत में है और एक बढ़िया तमाशा शुरू होने वाला है। बाकी छात्रों ने भी आर्यन की ओर सहानुभूति भरी नजरों से देखा। वे सब जानते थे कि केमिस्ट्री टीचर कितने सख्त हैं और वे क्लास में किसी का सोना बर्दाश्त नहीं करते। आर्यन का इस बार बचना नामुमकिन था। कितना बेवकूफ है, केमिस्ट्री की क्लास में सोने की जरूरत? क्या उसे नहीं पता कि केमिस्ट्री वाले सर सबसे सख्त हैं? सिया ने काले पड़ते हुए टीचर के चेहरे को देखा, अपने होंठ काटे और मन ही मन थोड़ी चिंतित हुई। वह वाकई मुड़कर आर्यन को जगाना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जल्द ही केमिस्ट्री टीचर आर्यन की डेस्क के पास पहुंच गए। धप धप, टीचर ने डेस्क को जोर से पीटा और गुस्से में चिल्लाए, खड़े हो जाओ। आर्यन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उलझन भरे चेहरे के साथ टीचर की ओर देखते हुए बेरुखी से कहा, क्या बात है? अनुशासन का नाम वो निशान नहीं। क्या तुम्हें पता है कि अभी क्लास चल रही है? क्या तुम्हें पता है कि मैं बहुत जरूरी और कठिन सवालों पर चर्चा कर रहा हूँ? क्या तुम्हारा मतलब यह है कि तुम्हें ये सब पहले से ही पता है? टीचर ने ब्लैकबोर्ड की ओर इशारा किया, जहां केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही कठिन और पेचीदा समीकरण लिखे हुए थे। उन्होंने आर्यन को घूरते हुए ठंडे स्वर में बात की। आर्यन ने ब्लैकबोर्ड की ओर एक नजर डाली, फिर अपना सिर हिलाया और सहज भाव से जवाब दिया, मुझे ये पता है। आर्यन के इन शब्दों पर पूरी क्लास सन्न रह गई और फिर सबके चेहरों पर मजाक भरी मुस्कान आ गई। कुछ छात्र जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी आर्यन की ओर तिरस्कार भरी नजर डाली। आखिरकार वे खुद भी अभी तक उन कठिन समीकरणों को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। आर्यन, जो क्लास में सो रहा था, उसने बड़े आराम से दावा कर दिया कि उसे सब समझ आ गया है। क्या ये सिर्फ डींगे मारना नहीं था? वह तो अपनी तारीफ के पुल बांध रहा था। आर्यन, बेहतर होगा कि तुम खेल के मैदान में जाकर देखो, तुम्हारी वजह से गाय उड़ने वाली है। ऊपर से तुम कह रहे हो कि तुम्हें सब आता है, तुम्हारी चमड़ी वाकई बहुत मोटी है। यशवर्धन ने तिरस्कार के साथ ताना मारा। बिल्कुल, तुम पूरे पीरियड सोए रहे, तुम्हारी आंखों ने एक बार भी ब्लैकबोर्ड को नहीं देखा, और सवाल इतना कठिन है। मैंने इतनी देर ध्यान से सुना, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें सब पता है। क्या ये सिर्फ शेखी बघाना नहीं है? लखन ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा। वह खुद एक कमजोर छात्र था जिसे ध्यान देने के बावजूद कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि जो अभी सो रहा था वह इन सवालों को हल कर सकता है। ये बिल्कुल नामुमकिन था। दोनों की बातें सुनने के बाद केमिस्ट्री टीचर आर्यन की ओर मुड़े और गुस्से में बोले, आर्यन, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? मेरी क्लास में सोने की हिम्मत और ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी बातें। मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि अभी खेल के मैदान के 50 चक्कर लगाओ, जब तक पूरे न हो वापस मत आना। क्या होगा अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो? आर्यन ने पूछा। वो जरा भी घबराया हुआ नहीं था। सच? हाँ, अगर तुम वाकई इन्हें हल कर सको तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, और अब से मेरी क्लास में तुम जो चाहो वो कर सकते हो। टीचर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उन्हें पक्का यकीन था कि आर्यन इन सवालों को हल नहीं कर पाएगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा वादा किया। ठीक है, आपने कहा है। आर्यन ने सिर हिलाया, फिर खड़ा होकर ब्लैकबोर्ड की ओर बढ़ा। वाह आर्यन, क्या सोते सोते तुम्हारा दिमाग सुन्न हो गया है? वाकई सवालों को हल करने की हिम्मत कर रहे हो। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपनी वजीहत मत कराओ, ये सवाल तुम्हारे बस के नहीं है। जाओ और चुपचाप मैदान के चक्कर लगाओ। यशवर्धन ने आर्यन को आगे बढ़ते देख मजाक उड़ाया। बिल्कुल, अपनी औकात पहचानो। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन तुम अपना सिर भी फोड़ लो तो भी एक सवाल हल नहीं कर पाओगे। लखन ने नफरत के साथ अपनी बात जोड़ी। उनकी मजाक भरी बातें सुनकर आर्यन सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया, उनकी ओर सिर घुमाया और शांत स्वर में बोला, ऐसा क्या? क्या होगा अगर मैंने सब हल कर दिए? अगर तुम ये सारे सवाल सही कर देते हो तो मैं अभी खेल के मैदान के 100 चक्कर लगाऊंगा, और जब तक पूरे नहीं होंगे वहां से नहीं हिलूंगा। यशवर्धन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। केमिस्ट्री में उसके नंबर हमेशा अच्छे आते थे। वह जानता था कि इतने कठिन सवाल कोई भी ऐरा गहरा हल नहीं कर सकता, खासकर वह जो क्लास में सो रहा हो। ये पूरी तरह नामुमकिन था। हाँ, मैं भी जाऊंगा। लखन ने अपने बॉस की बात सुनकर उनका साथ दिया। आर्यन ने यह सुना तो बस अपने होठों पर एक मुस्कान लाई और बिना कुछ कहे ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़ गया। उसने चाक का एक टुकड़ा उठाया और बड़े ही सलीके से बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। उस पल क्लास के सभी छात्रों का ध्यान आर्यन और ब्लैकबोर्ड पर था। वे उसके अपमानित होने का इंतजार कर रहे थे, और केमिस्ट्री टीचर भी एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ आर्यन को खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारते देखने के लिए रुक गए। आखिरकार वे सवाल उन्होंने खुद तैयार किए थे और वे अच्छी तरह जानते थे कि वे कितने कठिन हैं। आर्यन उन्हें कभी हल नहीं कर सकता था। हालांकि सबकी नजरों के सामने कुछ ही देर में आर्यन ने ब्लैकबोर्ड पर लिखे केमिस्ट्री के 10 सवाल हल कर दिए। उसने चाक का टुकड़ा लापरवाही से टीचर की डेस्क पर फेंका और वापस अपनी सीट की ओर चल दिया। क्लास के छात्र ये देखकर केमिस्ट्री टीचर की ओर मुड़े, यह इंतजार करते हुए कि वे पुष्टि करें कि आर्यन के जवाब सही हैं या नहीं। आखिरकार उन्हें खुद तो वे सवाल समझ नहीं आए थे, इसलिए वे खुद चेक नहीं कर सकते थे। केमिस्ट्री टीचर ने सबकी नजरों के बीच ब्लैकबोर्ड की ओर देखा और पहले सवाल से चेक करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने आर्यन द्वारा लिखे गए पहले सवाल के जवाब को देखा, उनका चेहरा अचानक बदल गया। उनकी आंखें हैरानी से भर गईं। वे कुछ बोले नहीं, लेकिन जल्दी से दूसरा सवाल चेक किया, फिर तीसरा, और इसी तरह 10वें तक। जैसे जैसे वे सवाल चेक कर रहे थे, उनके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे, और अंत में उनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ सदमा था।
अध्याय 33 अव्वल छात्र यशवर्धन ने केमिस्ट्री टीचर के चेहरे पर छाए सदमे को नहीं देखा और आर्यन द्वारा ब्लैकबोर्ड पर लिखे गए जवाबों को देखे बिना ही बड़े आत्मविश्वास से बोला, टीचर क्या इसने सब गलत कर दिया है? मुझे तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, पक्का ऐसा ही हुआ होगा। बोलने के बाद उसने सीधे आर्यन की ओर अपना सिर घुमाया और बड़े घमंड के साथ उसका मजाक उड़ाने लगा। लड़के, देखा, टीचर तो बात भी नहीं करना चाहते। तुम्हें पता है तुमने सारे सवाल गलत किए हैं। बेहतर होगा कि मैदान के चक्कर लगाना शुरू कर दो और याद रखना, पूरे 50 चक्कर, एक भी कम नहीं। हाँ, वो गलत नहीं है। हालांकि इससे पहले कि यशवर्धन की हंसी थमती, केमिस्ट्री टीचर अचानक बोल पड़े। यशवर्धन के चेहरे के भाव तुरंत जम गए, उसकी हंसी बीच में ही कट गई और उसने उलझन में टीचर की ओर देखा। टीचर, आपने क्या कहा? मैंने कहा वह गलत नहीं है। उसने 10 सवाल बिल्कुल सही हल किए हैं, एक भी गलती नहीं है। केमिस्ट्री टीचर ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात दोहराई। उफ, जैसे ही टीचर ने ये शब्द कहे, पूरी क्लास सन्न रह गई। सबके चेहरों पर डर और अचरज के भाव थे और वे मुड़कर आर्यन को देखने लगे। यह वाकई अविश्वसनीय था। आर्यन ने इतने कम समय में केमिस्ट्री के 10 बेहद कठिन और कॉम्पिटिशन लेवल के सवाल सही कर दिए थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब टीचर ये सवाल समझा रहे थे तब आर्यन सो रहा था। सोते सोते केमिस्ट्री के इतने कठिन सवालों को समझ लेना, उसका आईक्यू तो वाकई किसी राक्षस की तरह तेज था। सब जितना इसके बारे में सोच रहे थे उन्हें वो उतना ही खतरनाक लग रहा था। यह नामुमकिन है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यशवर्धन भी हक्का बक्का रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आर्यन वाकई इन केमिस्ट्री के सवालों को हल कर पाएगा, और वो भी 10 के 10 सही। ये तो हद से ज्यादा अजीब था। यशवर्धन, क्या तुम टीचर पर शक कर रहे हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जवाब यही है, तुम खुद चेक कर लो। केमिस्ट्री टीचर ने यशवर्धन को घूरा और फिर अपने हाथ में मौजूद केमिस्ट्री की गाइड बुक उसकी ओर फेंक दी। वे 10 सवाल इसी किताब से थे और उनके सही जवाब भी कुदरती तौर पर उसी में थे। यशवर्धन ने हार न मानते हुए किताब उठाई और ब्लैकबोर्ड पर लिखे एक एक जवाब को मिलाने लगा, बिल्कुल उस टीचर की तरह। जैसे जैसे वह एक एक सवाल चेक कर रहा था, उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। अंत में वह इतना हैरान था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका चेहरा बुरी तरह उतर गया था, क्योंकि आर्यन द्वारा लिखे गए जवाब पूरी तरह सही थे। उस पल सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। आर्यन ने वाकई 10 सवाल सही किए थे। तो अब क्या तुम्हें कुछ और कहना है? केमिस्ट्री टीचर ने चुटकी लेते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं। यशवर्धन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपना सिर हिलाया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। ये देखकर आर्यन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने सहज भाव से कहा, लगता है कोई अपनी कही हुई बात भूल गया है ना? इन शब्दों को सुनते ही यशवर्धन का शरीर जड़ हो गया और उसका चेहरा पल भर में इतना खराब हो गया जैसे उसने कोई कड़वी चीज खा ली हो। जाहिर है वह भूला नहीं था और अब उसे अपने किए पर इतना पछतावा हो रहा था कि उसका चेहरा नीला पड़ गया था। अगर उसे पता होता कि आर्यन इतना असाधारण है तो वह कभी ऐसा वादा नहीं करता। अब उसने सच में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। वे 100 चक्कर थे। अगर एक चक्कर 400 मीटर का मान लिया जाए तो कुल 40 किलोमीटर। इतना दौड़ने से तो उसके पैर ही जवाब दे देंगे। आर्यन, हद पार मत करो। यशवर्धन ने अपने दांत भींचते हुए आर्यन की ओर देखा। हद पार, ये शब्द तो तुम्हारे खुद के थे, आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा। यशवर्धन के पास कोई जवाब नहीं था। यशवर्धन, चूंकि तुमने वादा किया है तो तुम्हें इसे पूरा करना होगा। अभी ट्रैक पर जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक चक्कर पूरे न हो जाएं, केमिस्ट्री टीचर ने कहा। क्लास के सभी छात्र भी यशवर्धन की ओर मजाक भरी नजरों से देख रहे थे। सबकी उन नजरों का सामना करते हुए यशवर्धन अपनी नाक नहीं कटवा सकता था। आखिरकार शब्द कहे जा चुके थे। अगर वह मुकरता तो वह मजाक का पात्र बन जाता, फिर वो स्कूल में अपना सिर ऊंचा कैसे रख पाता? ये सोचकर यशवर्धन ने अपने दांत भींचे और हिम्मत जुटाकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। तुम बहुत बेरहम हो, हम देख लेंगे। यशवर्धन ने आर्यन को गुस्से से घूरा और क्लास के दरवाजे की ओर बढ़ गया। ये देखकर आर्यन के होठों पर भी एक मुस्कान आ गई। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? छोटे सरकार को 100 चक्कर लगवाने की हिम्मत की है, वे तुम्हें पक्का नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हुए। लखन ने आर्यन को घूरा और धमकी दी। हालांकि लखन की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि क्लास के दरवाजे तक पहुंच चुके यशवर्धन ने अचानक मुड़कर लखन की ओर देखा और कहा, लखन, मेरे साथ चक्कर लगाने चलो। लखन तुरंत हक्का बक्का रह गया। क्या? जल्दी करो, क्या तुम भूल गए जो तुमने अभी कहा था? मैं चक्कर लगाऊंगा तो तुम भी लगाओगे, यशवर्धन ने चिढ़ते हुए कहा। बॉस, शायद मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, लखन ने बिना मन के कहा। 100 चक्कर यानी 40 किलोमीटर, उसकी मजबूत कदकाठी के बावजूद यह उसके लिए बहुत ज्यादा था। जरूरत नहीं है, हम दोनों ने साथ में हवा बनाई थी और अब जब भुगतने का समय आया है तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। जल्दी करो, मुझे दोबारा न कहना पड़े, यशवर्धन ने लखन को घूरा और ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, कोई और रास्ता न देख लखन भी बिना मन के खड़ा हुआ और यशवर्धन के साथ ट्रैक पर चक्कर लगाने की सजा भुगतने चला गया। पूरी क्लास ने उन दोनों को बेबसी की हालत में जाते देखा और उन्हें काफी सुकून मिला। आखिरकार उनमें से कई लोगों को उन दोनों ने कभी न कभी परेशान किया था और उन्हें उनका अंजाम भुगतते देखना बहुत सुखद था। यशवर्धन और लखन के क्लास से जाने के बाद केमिस्ट्री टीचर ने आखिरकार आर्यन की ओर देखा और पहली बार उनके चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने कहा, मानना पड़ेगा, तुमने मुझे वाकई चौंका दिया। तुमने उन 10 सवालों को बिल्कुल सही हल किया। क्लास में तुम्हारे सोने की बात को भूल जाते हैं। मैं अपना वादा निभाऊंगा, लेकिन इसे जारी रखना। भले ही वे बहुत सख्त थे, लेकिन किसी भी टीचर की तरह वे एक अच्छे छात्र की कदर करते थे, खासकर आर्यन जैसे प्रतिभाशाली छात्र की। ऐसा छात्र मिलना दुर्लभ था। ये किसी खजाना मिलने जैसा था। वे आर्यन से कोई नाराजगी रखने के बजाय बहुत खुश थे। शुक्रिया सर, आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चलिए पढ़ाई जारी रखते हैं, केमिस्ट्री टीचर ने सिर हिलाया और वापस पोडियम की ओर मुड़ गए। ये देखकर आर्यन भी अपनी सीट पर बैठ गया। वाह आर्यन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पढ़ाई में इतने अव्वल होगे। तुमने इतने कठिन सवाल इतनी आसानी से हल कर दिए, कमाल है। तन्वी ने पीछे मुड़कर आर्यन की ओर देखा और बड़े सम्मान के साथ कहा।
कठिन, वे तो बस ठीक ठाक थे, आर्यन ने अपने कंधे उचकाए और बेपरवाही से जवाब दिया। इन शब्दों को सुनकर आसपास के छात्रों ने अपने होंठ भींच लिए। इतने कठिन सवाल जो उन्हें समझ तक नहीं आए। आर्यन कह रहा था कि वे बस ठीक ठाक थे, हालांकि वे इस बारे में कुछ कह नहीं सकते थे। आखिरकार आर्यन क्लास में सो गया था, फिर भी उसने उन 10 सवालों को बड़ी आसानी से हल कर दिया था। उसे यकीनन ये शब्द कहने का हक था। अध्याय 34। जी भर के देख लेना। जल्द ही दोपहर हो गई और स्कूल की छुट्टी हो गई। आर्यन ने आलस के साथ अंगड़ाई ली और खड़ा हो गया। खिड़की से बाहर मैदान के रनिंग ट्रैक की ओर देखने लगा। वो देख सकता था कि यशवर्धन और लखन की हालत खराब थी और वे अभी भी मैदान के चक्कर लगा रहे थे। वे दोनों इतने थक चुके थे कि इंसान कम और साइज ज्यादा लग रहे थे। उनके पैर भारी हो गए थे, जैसे उनमें सीसा भर दिया गया हो। वे बस अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आदत के कारण पैर घसीट रहे थे। वह नजारा वाकई बहुत दयनीय था। ये देखकर आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर अपनी नजरें वापस घुमा ली। वो क्लासरूम से बाहर जाने के लिए तैयार था। आर्यन, जरा रुको। हालांकि जैसे ही आर्यन बाहर निकलने वाला था, उसके सामने बैठी सिया अचानक मुड़ी और उसने आर्यन को आवाज दी। क्या कुछ बात है? आर्यन रुका और उसने उलझन में पूछा। क्या तुम मुझे वे केमिस्ट्री के सवाल एक बार फिर समझा सकते हो? मुझे वे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आए हैं। सिया ने अपने कोमल होंठ काटे। बोलते समय वो थोड़ी शर्मिंदा दिख रही थी। केमिस्ट्री के वे 10 सवाल वाकई चुनौतीपूर्ण थे और भले ही उसने क्लास में ध्यान दिया था, फिर भी वो उनमें से कुछ को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। टीचर से पूछने में उसे शर्म आ रही थी, इसलिए उसके पास आर्यन से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार वो इस बात से काफी प्रभावित थी कि आर्यन ने उन सवालों को इतनी आसानी से हल कर दिया था। ओह! आर्यन ने सिया की ओर देखा। वह थोड़ा हैरान था। हमेशा घमंडी और रूखी रहने वाली सिया उससे इतनी विनम्रता से मदद मांग रही थी, यह वाकई अकल्पनीय था। हालांकि आर्यन ने और कुछ नहीं कहा और तुरंत सहमति में सिर हिलाया। कोई बात नहीं, बताओ कौन सा समझ नहीं आया? आर्यन को राजी होते देख सिया की आंखों में खुशी की चमक आई और उसने जल्दी से वे केमिस्ट्री के सवाल निकाले जो उसने अपनी नोटबुक में लिखे थे। उसने उन्हें आर्यन की डेस्क पर रखते हुए कहा, ये वाले। आर्यन अपनी डेस्क पर बैठ गया। सिया की नोटबुक ली, उस पर एक नजर डाली, अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और फिर पहले सवाल की ओर इशारा करते हुए संजीदगी से समझाने लगा। इस सवाल के लिए तुम्हें इसे इस तरह करना चाहिए। शुरुआत में सिया वाकई बहुत ध्यान से सुन रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अनचाहे ही पिछली रात का वो मंजर याद आ गया जब आर्यन उसकी मालिश कर रहा था। इस वजह से उसके गाल थोड़े लाल हो गए और उसकी सुंदर आंखें अनजाने में आर्यन के हैंडसम चेहरे की ओर भटक गईं। उस एक नज़र में सिया अचानक खोसी गई, क्योंकि सवाल समझाते समय आर्यन वाकई बहुत हैंडसम और प्रभावशाली लग रहा था। इसके अलावा उनके बीच सिर्फ एक मेज का फासला था। सिया उसके शरीर से उठने वाली मर्दाना ऊर्जा को साफ महसूस कर सकती थी। इससे सिया के दिल की धड़कन बढ़ गई और उसके गाल लाल हो गए जो उसे काफी मासूम बना रहे थे। ऐसे माहौल में सिया का ध्यान आर्यन की बातों से हट गया। वह बस उसे एकटक निहारने लगी और ख्यालों में खो गई। उसके दिमाग में सिर्फ आर्यन से जुड़ी बातें चल रही थीं। जल्द ही आर्यन ने सारे सवाल समझा दिए। उसने सिया की ओर देखा और सहज भाव से पूछा, अब समझ गई? सिया को एहसास हुआ कि वह ख्यालों में खो गई थी। उसने घबराहट में इधर उधर देखा। क्या हुआ? आर्यन ने उलझन में पूछा। नहीं, कोई बात नहीं। सिया ने अपना सिर हिलाया, एक गहरी सांस ली, खुद को मजबूती से शांत किया और फिर अपने पुराने बर्फीले अंदाज में वापस लौटते हुए कहा, तुमने अभी क्या पूछा? मैंने कहा, क्या तुम्हें ये सारे सवाल समझ आ गए? आर्यन ने भौहें सिकोड़कर पूछा। सिया के पास शब्द नहीं थे। वह बस आर्यन को घूर रही थी और उसने उसकी एक बात भी नहीं सुनी थी। उसे भला कैसे समझ आता? हालांकि आर्यन को शक न हो, इसके लिए सिया ने बहुत शांत होने का नाटक किया और अपने रूखे अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा, अभी नहीं। क्या तुम मुझे एक बार फिर समझा सकते हो? तुम मजाक तो नहीं कर रही? मैंने अभी इतनी बारीकी से समझाया और तुम्हें समझ नहीं आया? आर्यन ने जानबूझकर पूछा। ये सुनकर सिया का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने अपना सिर हिलाया। ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक बार और समझा देता हूँ, लेकिन इस बार ध्यान से सुनना और मुझे घूरना बंद करना। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें देख रही थी? सिया चौंक गई और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे भाई, तुम इतनी गौर से मुझे देख रही थी कि पता न चलना मुश्किल था। आर्यन ने अपनी नाक छूते हुए मुस्कुराकर कहा। दरअसल उसने तभी गौर कर लिया था जब उसने उसकी ओर देखना शुरू किया था, लेकिन उसने अभी तक कुछ न कहना ही बेहतर समझा था। मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। मैं तो बस ख्यालों में खो गई थी। हाँ, ख्यालों में। सिया का चेहरा और भी लाल हो गया और वह हकलाते हुए सफाई देने लगी। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम ख्यालों में खो गई थी, लेकिन अगर तुम सच में देखना चाहती हो तो आज रात घर पर तुम मेरे कमरे में आ सकती हो या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ और तुम जितना चाहो देख सकती हो। अभी यहाँ ये सब मत करो, इतने लोगों के बीच ये काफी शर्मनाक लगता है। आर्यन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। थू, अपनी तारीफ बंद करो। तुम्हें कौन देखना चाहता है? मैं तो बस सोच रही थी। सिया ने आर्यन की तरफ एक ठंडी नजर डाली। ठीक है, तुम बस सोच रही थी। अब मैं सवाल समझाना जारी रखता हूँ और तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। अब मुझे देखना, मेरा मतलब है अब ख्यालों में मत खोना। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपने कंधे उचकाए। अपनी गलती जानते हुए सिया थोड़ी शर्मा गई और उसने सिर हिलाया। ये देखकर आर्यन ने शुरू से फिर से सवाल समझाने शुरू किए। इस बार सिया का मन नहीं भटका और उसने आर्यन की बातों को बहुत ध्यान से सुना, और चूंकि केमिस्ट्री में उसका आधार पहले से ही अच्छा था, इसलिए आर्यन के समझाने के बाद वो उन पेचीदा सवालों को पूरी तरह समझ गई। शुक्रिया। अपनी नोटबुक समेटते हुए सिया ने आर्यन की ओर देखा और धन्यवाद कहा। हालांकि उसका लहजा अभी भी ठंडा था, लेकिन आर्यन महसूस कर सकता था कि उसके प्रति सिया का व्यवहार पहले के मुकाबले काफी नरम हो गया था। कम से कम अब वो उतना विरोध नहीं कर रही थी, जो एक अच्छी शुरुआत थी। कोई बात नहीं, अगर आगे भी कोई सवाल हो तो बेझिझक मुझसे पूछ सकती हो। आर्यन ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है। सिया और ज्यादा नहीं हिचकिचाई और बस हल्का सा सिर हिला दिया। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया और फिर कैंटीन में खाना खाने जाने के लिए खड़ा होने लगा। वाह, मैं सोच रही थी कि तुम दोनों कैंटीन में क्यों नहीं दिख रहे। पता चला कि तुम यहाँ छिपकर डेट कर रहे हो।
हालांकि तभी तन्वी अचानक क्लासरूम में वापस आए और उसने सिया और आर्यन को आमने सामने बैठा पाया। वह हैरानी से चिल्ला उठी, तन्वी बकवास मत करो, मैं बस उससे एक सवाल पूछ रही थी, कोई डेट नहीं कर रही थी। सिया चौंक गई और उसने जल्दी से तन्वी को एक ठंडी नजर दी और सफाई दी। ऐसा क्या? तन्वी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और फिर आर्यन की ओर मुड़कर शरारत से मुस्कुराई। हैंडसम, लगता है सिया का दिल जीतने के लिए तुम्हें अभी और मेहनत करनी होगी। खूं मैं वाकई उसे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। आर्यन ने 2 बार गला साफ किया। अरे छोड़ो भी, सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। तन्वी ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और मुस्कुरा दी। आर्यन अभी और समझाने ही वाला था कि तभी क्लास के दरवाजे पर एक सुंदर परछाई दिखाई दी। अध्याय 35। सुप्रिया की मां का न्योता। उस सुंदर आकृति के उभरते ही पास की क्लासों के कई छात्र खींचे चले आए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि सुप्रिया थी, वही आम जनता की सुंदरी और स्कूल के लड़कों के दिलों की धड़कन। भले ही सुप्रिया ने कोई मेकअप नहीं किया था और साधारण स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन यह उसकी खूबसूरती को छिपा नहीं पा रहा था। वह जहां भी जाती तुरंत सबकी नजरों का केंद्र बन जाती थी। सुप्रिया दरवाजे पर खड़ी क्लास के अंदर झांक रही थी, तभी उसकी नजर आर्यन पर पड़ी। इससे उसकी बड़ी और सुंदर आंखों में खुशी की चमक आई और वह बोल पड़ी, आर्यन। आर्यन ने यह सुना तो वह थितका और अपना सिर दरवाजे की ओर घुमाया। जब उसने सुप्रिया को देखा तो वह भी हैरान रह गया और पूछा, सुप्रिया, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? क्या तुम जरा बाहर आ सकते हो? मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। सुप्रिया थोड़ा हिचकिचाई, फिर थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोली, बिल्कुल। आर्यन को स्वाभाविक रूप से कोई ऐतराज नहीं था। उसने अपना सिर हिलाया और क्लासरूम से बाहर निकल गया। वह सुप्रिया के साथ गलियारे से होते हुए स्कूल की बिल्डिंग के बाहर की ओर चल पड़ा। सुप्रिया को देख खींचे चले आए लड़कों ने जब यह नजारा देखा तो उनके दिल टूट गए। आर्यन की ओर उनकी नजरों में जलन और नफरत के कई रंग साफ दिख रहे थे। सिया और तन्वी के चेहरे के भाव भी थोड़े बदल गए। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में हैरानी थी। खुद स्कूल की सुंदरियां होने के नाते भले ही वे सुप्रिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन दोनों को पता था कि सुप्रिया ने कभी किसी लड़के के पास जाकर इस तरह पहल नहीं की थी। पर अब वह खुद आर्यन के पास आई थी और अकेले में बात करना चाहती थी। ये यकीनन असामान्य था, पक्का कुछ तो बात थी। सिया, अब तुम्हें प्यार में टक्कर मिलने वाली है, और वह भी कड़ी टक्कर। तन्वी ने सिया की ओर मुड़कर शरारती मुस्कान के साथ कहा। तन्वी, बकवास मत करो। सिया ने तन्वी को घूरा और फिर उसी दिशा में देखा जहां आर्यन गया था। उसकी नजर थोड़ी धुंधली हो गई। उस पल सिया के मन में काफी उथल पुथल थी, क्योंकि न जाने क्यों आर्यन और सुप्रिया को एक साथ जाते देख उसके दिल में एक अजीब सी खटास महसूस हो रही थी। यह एहसास ऐसा था जैसे उसकी कोई अपनी चीज कोई और छीन कर ले जा रहा हो। क्या उसे जलन हो रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आर्यन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और असल में उसे नापसंद करती थी, तो उसे जलन कैसे हो सकती थी? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, उसे कोई जलन नहीं थी, वो बस एक भ्रम था। सिया ने मन ही मन खुद को तसल्ली दी। आर्यन और सुप्रिया स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकलकर एक सुनसान बड़े पेड़ के नीचे पहुंचे। अब बता सकती हो? आर्यन ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। सुप्रिया ने सिर हिलाया। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे जब उसने कहा, बात यह है कि मैंने अपनी माँ को कल बस वाली घटना के बारे में बताया था और वह तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है। उन्होंने तुम्हें हमारे परिवार के रेस्टोरेंट में खाने पर बुलाया है। क्या तुम्हारे पास समय है? कब? आर्यन ने उलझन में पूछा। अभी, सुप्रिया ने कहा। अभी? आर्यन एक पल के लिए सन रह गया। वह हैरान था। सुप्रिया ने सिर हिलाया, फिर आगे कहा, मेरी दुकान स्कूल के ठीक पीछे है, बहुत पास है, और मेरी माँ ने अब तक सारा खाना तैयार कर लिया होगा। अगर तुम्हारा कोई और प्लान नहीं है तो मेरे साथ चलो। ठीक है फिर, जब आंटी ने सब तैयारी कर ली है तो चलते हैं। आर्यन ने और मना नहीं किया और जाने के लिए राजी हो गया। आखिरकार ये दूर नहीं था और दोपहर की क्लास शुरू होने में अभी समय था। इसके अलावा उसने अभी तक लंच नहीं किया था, इसलिए वहां जाना कोई समस्या नहीं थी। ऊपर से चूंकि सुप्रिया ने खुद आकर उसे बुलाया था, आर्यन को लगा कि मना करना बदतमीजी होगी। तो सुप्रिया के साथ वो स्कूल से बाहर निकला और कैंपस के पीछे स्थित हवालपुर फूड स्ट्रीट की ओर चल पड़ा। इसे फूड स्ट्रीट कहा जाता था, लेकिन ये पूरी तरह से वैसी नहीं थी। इस सड़क पर कई छोटी दुकानें थीं, जिनमें से ज्यादातर खाने पीने की थीं, जबकि अन्य दुकानों पर किराने का सामान, खिलौने और स्कूल की जरूरत का सामान मिलता था। संक्षेप में, वहां हर तरह की छोटी दुकानें मौजूद थीं। सुप्रिया आर्यन को फूड स्ट्रीट के बड़े हिस्से से ले गई और एक किराने की दुकान के सामने रुकी, जो उसके परिवार की दुकान थी। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, करीब 20 से 30 वर्ग मीटर की होगी, लेकिन वह हर जगह से बहुत साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। ये साफ दिख रहा था कि सुप्रिया की माँ काफी मेहनती इंसान थी। बाहर बिना रुके वे दोनों सीधे दुकान के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर आर्यन को एहसास हुआ कि छोटी होने के बावजूद दुकान में जरूरत का सारा सामान मौजूद था। वहां स्नैक्स, स्टेशनरी और रोजमर्रा की जरूरतें जैसे टूथपेस्ट और टूथब्रश से लेकर ढेरों चीजें भरी थी। ये सब काफी सामान्य सामान थे, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी और दाम वाजिब थे। सुप्रिया, तुम आ गई। आर्यन और सुप्रिया के अंदर पहुंचने के कुछ ही देर बाद साधारण कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला उनका स्वागत करने आई। उनके नयन नक्श सुप्रिया से काफी मिलते जुलते थे। बिना अंदाजा लगाए ही कोई बता सकता था कि वे यकीनन सुप्रिया की मां थीं। जी माँ। सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर अपने बगल में खड़े आर्यन की ओर इशारा करते हुए परिचय कराया। माँ, ये आर्यन है। ये सुनते ही सुप्रिया की माँ आर्यन की ओर मुड़ी और बड़े उत्साह से बोली, तो तुम आर्यन हो? सुप्रिया ने मुझे कल की बात बताई थी। मुझे सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना सुप्रिया के साथ यकीनन नाइंसाफी हो जाती। आंटी, आप बहुत दयालु हैं। वो तो बस मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था, आर्यन ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा। आर्यन बेटा, तुम बहुत विनम्र हो। चाहे कुछ भी हो, आंटी को तुम्हारा धन्यवाद करना ही होगा। खाना तैयार है, चलो अंदर चलकर खाते हैं। सुप्रिया की मां ने खुशी खुशी कहा और फिर आर्यन को दुकान के पीछे के हिस्से की ओर ले गई। सुप्रिया भी उनके पीछे पीछे चल दी। दुकान के सबसे पीछे एक छोटा सा केबिन कंपार्टमेंट था,
केबिन के अंदर का हिस्सा बहुत साधारण था। जैसे ही वे अंदर घुसे, बाईं ओर एक छोटा सा चूल्हा था जिस पर इंडक्शन कुकर और कुछ बर्तन रखे थे। दाईं ओर एक अकेला बिस्तर और एक छोटी चौकोर मेज थी जिसके साथ कुछ स्टूल रखे थे। यह शायद वह जगह थी जहां सुप्रिया की मां आमतौर पर खाना खाती थी और दोपहर में आराम करती थी। आखिरकार सुप्रिया का घर स्कूल के करीब नहीं था। अगर उसकी मां लंच और आराम के लिए बीच में घर जाती तो यह बहुत परेशानी भरा होता, इसलिए यहाँ एक छोटा सा केबिन होने से यकीनन काफी भागदौड़ बच जाती थी। अब तक वो छोटी चौकोर मेज व्यंजनों से भरी हुई थी जो सब घर के बने हुए थे, लेकिन उनकी खुशबू भूख जगाने के लिए काफी थी। तीनों के मेज पर बैठने के बाद सुप्रिया की मां ने मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखा और कहा, बेटा, ये बस घर का बना सादा खाना है, उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं आंटी, आर्यन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आओ और आंटी के हाथ का खाना चख कर देखो, शर्माना मत, बिल्कुल अपने घर जैसा समझो, सुप्रिया की मां ने बड़े उत्साह से कहा। ठीक है, आर्यन ने सिर हिलाया, अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और शकरकंद कैंडीड स्वीट पोटैटो का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाला। # अध्याय 36। बहुत देर हो गई। मानना पड़ेगा, सुप्रिया की मां के हाथ का खाना वाकई लाजवाब था। जब से उसने सेना छोड़ी थी, आर्यन ने इतने लंबे समय के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। कैसा लगा बेटा? अच्छा है, सुप्रिया की मां ने उम्मीद भरे चेहरे के साथ पूछा। सुप्रिया भी आर्यन की ओर उम्मीद से देख रही थी, उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। बहुत स्वादिष्ट आंटी, आपके हाथ में तो जादू है। अगर आप किसी 5 स्टार होटल में अप्लाई करें तो मुझे लगता है वहाँ के शेफ की छुट्टी हो जाएगी। आर्यन ने हंसते हुए अंगूठा दिखाया और उनकी तारीफ की। तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो बेटा, अगर स्वाद अच्छा लगा है तो और खाओ, शर्माना मत। सुप्रिया की मां का चेहरा खुशी से खिल उठा। ठीक है, आर्यन ने सिर हिलाया और दूसरे व्यंजनों की ओर हाथ बढ़ाया। ये देखकर कि आर्यन खाने से संतुष्ट है, सुप्रिया और उसकी मां ने भी खाना शुरू कर दिया। तीनों खाना खा रहे थे, रोजमर्रा की बातें कर रहे थे और साथ में हंस रहे थे। माहौल बहुत ही गर्मजोशी भरा और सुखद था। उस पल के लिए सब कुछ बहुत शांत था। ओह मालकिन, जल्दी बाहर आओ, वरना हम इस जगह को तहस नहस करना शुरू कर देंगे। हालांकि तभी एक बहुत ही कर्कश आवाज अचानक गूंजी जिसने पहले के सुंदर और सुखद माहौल को पल भर में चकनाचूर कर दिया। खासकर सुप्रिया की मां, जिन्होंने जैसे ही यह आवाज सुनी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उनके हाथ से चॉपस्टिक्स जमीन पर गिर गईं। ये देखकर आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मां, क्या बात है? सुप्रिया ने अपनी मां से उलझन में पूछा। कुछ नहीं, तुम और आर्यन खाना जारी रखो, मैं बाहर जाकर देखती हूँ, सुप्रिया की मां ने कहा। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने जमीन से चॉपस्टिक्स उठाई, उन्हें मेज पर रखा और केबिन से बाहर निकल गई। सुप्रिया की मां को बाहर जाते देख आर्यन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। निश्चित रूप से सुप्रिया की मां के बाहर जाने के कुछ ही देर बाद बहस की आवाजें आने लगी। इससे केबिन के अंदर सुप्रिया का चेहरा भी पीला पड़ गया और वह जल्दी से खड़ी होकर बाहर की ओर भागी। आर्यन भी तुरंत उसके पीछे हो लिया। बाहर किराने की दुकान में सुप्रिया की मां 3 युवकों से बहस कर रही थी जिनके बाल अलग अलग रंगों में रंगे हुए थे। उन तीनों ने बहुत ही अजीबोगरीब कपड़े पहने थे और उनके हाव भाव से गुंडागर्दी झलक रही थी। साफ था कि वे स्थानीय लफंगे थे। उस समय पीले बालों वाले एक गुंडे ने सुप्रिया की मां की ओर इशारा करते हुए घमंड से कहा, सुनो आंटी, मैं तुम्हें मालकिन कहकर इज्जत दे रहा हूँ, इसे सर पर मत चढ़ाओ। तुम्हें इस महीने का हफ्ता पूरा देना होगा, वरना अपनी दुकान चलाने का सपना भूल जाओ। तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? तुम अभी पिछले हफ्ते ही पैसे लेकर गए थे और अब फिर यहाँ आ गए। यह एक छोटा सा कारोबार है, मैं तुम्हें बार बार हफ्ता देने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? सुप्रिया की मां का चेहरा सफेद पड़ गया था। वह कांपती आवाज में उस पीले बालों वाले लड़के को घूर रही थी। वो इसलिए क्योंकि पिछली बार तुमने जो पैसे दिए थे वो काफी नहीं थे, आज तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी, पीले बालों वाले गुंडे ने ठंडे स्वर में कहा। काफी नहीं थे? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हर महीने 200 रुपये तय नहीं हुए थे? सुप्रिया की मां ने सवाल किया। हाँ, 200, वो पुराना रेट था। इस महीने से हर महीने यह 800 रुपये होगा और एक पैसा भी कम नहीं, तो जल्दी निकालो, पीले बालों वाले लफंगे ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। 800? ये सुनकर सुप्रिया की मां पहले तो सन रह गई और फिर जब उसे होश आया तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अतीत में जब भी ये लफंगे हफ्ता वसूलने आते थे, वह बिना किसी बखेड़े के पैसे दे देती थी ताकि कोई मुसीबत ना हो। आखिरकार वह सिर्फ 200 रुपये की बात थी और वह इसे बला टालने के लिए दिया गया पैसा समझती थी। इसके अलावा पैसे लेने के बाद ये लफंगे अपनी बात के पक्के रहते थे और काफी समय तक दुकान पर आकर परेशान नहीं करते थे। शांति बनाए रखने के लिए सुप्रिया की मां ने हमेशा हर महीने समय पर पैसे दिए थे। सुप्रिया की मां ने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि इस महीने हफ्ता सीधे 800 रुपये हो जाएगा, यानी पहले के मुकाबले 4 गुना। ये सुप्रिया की मां के लिए स्वीकार करना नामुमकिन था। उसकी दुकान पहले से ही एक छोटा सा बिजनेस थी जिसमें दिन भर में बमुश्किल कुछ कमाई होती थी। किराया और सामान की लागत निकालने के बाद महीने का मुनाफा वाकई बहुत कम होता था। ऊपर से सुप्रिया अब अपनी 12वीं क्लास में थी। यह ऐसा समय था जब पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर उन्हें इन गुंडों को हर महीने 800 रुपये देने पड़ते तो क्या ये परिवार जिंदा भी रह पाता? इसलिए सुप्रिया की मां ने तुरंत अपना सिर हिलाया और अपने दांत भींचकर कहा, तुम बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो, साफ है कि तुम मेरी जान लेना चाहते हो। मैं यह नहीं दे सकती। नहीं दे सकती? तो तुम्हारा मतलब है कि तुम पैसे नहीं दोगी? पीले बालों वाले गुंडे ने अपनी भौहें चढ़ाई और ठंडे स्वर में पूछा। नहीं, 800 रुपये बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं दे सकती। क्या थोड़ा कम करना मुमकिन है? सुप्रिया की मां ने बातचीत करने की कोशिश की। कम करना? मैं तेरे खानदान को कम कर दूं? बदतमीज औरत, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है फिर। पीले बालों वाले गुंडे ने सुप्रिया की मां को गुस्से से घूरा, फिर अपने बाकी 2 साथियों की ओर मुड़कर कहा, भाइयों, तोड़फोड़ शुरू करो। इतना कहकर उस गुंडे ने बगल की रैक से एक कांच का गिलास उठाया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। एक जोरदार आवाज के साथ गिलास वहीं चकनाचूर हो गया और उसके टुकड़े हर तरफ बिखर गए। ये देखकर बाकी 2 गुंडे भी अलमारियों की ओर लपके और प्लेटें, कप और घर की दूसरी चीजें उठाकर उन्हें फोड़ने लगे।
ये देखकर सुप्रिया की माँ की आंखें लाल हो गईं। भले ही उन प्लेटों और कपों की कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वे पैसों से खरीदे गए थे। हर चीज के टूटने का मतलब था कई रुपयों का नुकसान। कुछ ही देर में उन तीनों ने 7 प्लेटें, 8 कटोरे और 5 कप तोड़ दिए थे। सुप्रिया की माँ ने जमीन पर पड़े उन टुकड़ों को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कलेजे पर छुरियां चल रही हों। अब वो खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर उन तीनों गुंडों के सामने खड़ी हो गई। वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए मिन्नत करने लगी, कृपया कृपया और मत तोड़ो। बदतमीज औरत, अगर तूने आज पैसे नहीं दिए तो हम रुकने वाले नहीं हैं, रास्ते से हट। इतना कहकर पीले बालों वाले गुंडे ने सुप्रिया की मां को जोर से धक्का दे दिया। आखिरकार सुप्रिया की मां एक औरत थी। गुंडे के धक्के से उनका संतुलन बिगड़ गया और वे जमीन पर गिर पड़ी। बुरा तो यह हुआ कि उन तीनों ने बिना सोचे समझे चीजें तोड़ी थी, जिसकी वजह से जमीन पहले से ही कांच और चीनी मिट्टी के टुकड़ों से भरी थी। जैसे ही सुप्रिया की मां गिरी, उनका हाथ सीधे कांच के एक टुकड़े पर जा पड़ा। उस नुकीले टुकड़े ने उनके हाथ पर एक लंबा घाव कर दिया और खून तेजी से बहने लगा। केबिन से बाहर आते ही सुप्रिया और आर्यन ने ठीक यही नजारा देखा। माँ, सुप्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भागकर अपनी माँ के पास पहुंची। सुप्रिया की मां के हाथ से इतना खून बहता देख उन तीनों गुंडों के चेहरे बदल गए। हालांकि उन्हें मारपीट से डर नहीं लगता था, लेकिन खून बहने की वजह से मामला गंभीर हो गया था। वे पुलिस के चक्कर में फंस सकते थे, इसलिए उन तीनों ने तोड़फोड़ तुरंत बंद कर दी। आज के लिए हम छोड़ रहे हैं, हम 2-3 दिन में वापस आएंगे और बेहतर होगा कि तुम पैसे तैयार रखो। इतना कहकर पीला बाल वाला लड़का अपने दोनों साथियों के साथ जल्दी से दुकान से बाहर निकलने लगा। भाइयों, अब जाना शायद बहुत देर हो चुकी है ना? तभी उनके कानों में एक बर्फीली आवाज गूंजी, हैश अध्याय 37, मैं एक छात्र हूँ। इन शब्दों को सुनते ही उन तीनों लफंगों के कदम ठिठक गए। वह आवाज इतनी बर्फीली थी कि उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, जैसे वे अचानक किसी बर्फ के गड्ढे में गिर गए हों। यह एक बहुत ही अजीब एहसास था। अनचाहे ही वे तीनों अपनी जगह पर रुक गए, पीछे मुड़े और उस आवाज के मालिक की ओर देखने लगे। और उस आवाज का मालिक कोई और नहीं बल्कि आर्यन था। आर्यन ने उन तीनों पर एक ठंडी नजर डाली, लेकिन वह सीधे उनके पास नहीं गया। इसके बजाय वो सबसे पहले सुप्रिया की मां के पास पहुंचा और उनके हाथ के घाव की सावधानी से जांच की। जांच करने के बाद आर्यन ने राहत की सांस ली। हालांकि सुप्रिया की मां के हाथ का घाव काफी लंबा और डरावना दिख रहा था, लेकिन शुक्र है कि वह गहरा नहीं था। अगर वह पहले खून बहना रोक दे, घाव को साफ कर दे और फिर पट्टी बांध दे तो कोई गंभीर समस्या नहीं होनी चाहिए थी। आर्यन ने जल्दी से 2 चांदी की सुइयां निकाली जो वह हमेशा अपने पास रखता था और सुप्रिया और उसकी मां की हैरान नजरों के बीच उन्हें हाथ के उन 2 बिंदुओं पर चुभा दिया जो खून रोकने में मदद करते हैं। सुप्रिया की मां के घाव से लगातार बहता खून तुरंत रुक गया। यह नजारा देख सुप्रिया और उसकी मां दोनों दंग रह गई, खासकर सुप्रिया, जिसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आर्यन एक एक्यूपंक्चर और डॉक्टरी भी जानता है। यह उसके लिए अविश्वसनीय था। माँ बेटी की हैरान नजरों को महसूस करते हुए आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और सुप्रिया से कहा, सुप्रिया, आंटी का ख्याल रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, अपना ध्यान रखना। सुप्रिया ने थोड़ा चिंतित होते हुए सिर हिलाया। आखिरकार वे 3 गुंडे थे और आर्यन महज एक छात्र था। उसे डर था कि आर्यन कहीं मुसीबत में न पड़ जाए। चिंता मत करो, आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर पीछे मुड़ा और उन तीनों बदमाशों का सामना किया। जैसे ही आर्यन उन तीनों की ओर मुड़ा, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक बर्फीले अंदाज ने ले ली। उसकी उस ठंडी नजर ने उन तीनों लफंगों के शरीर में एक कंपन पैदा कर दिया, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन ने उनकी ओर देखा, एक ठंडी मुस्कान दी और उनकी तरफ बढ़ने लगा। हालांकि आर्यन की रफ्तार न तो तेज थी और न ही धीमी, लेकिन उसके व्यक्तित्व से एक शक्तिशाली प्रभाव झलक रहा था। उसके हर कदम के साथ उन तीनों बदमाशों का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह एक बहुत ही अजीब एहसास था, जैसे उनकी ओर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई खूंखार शिकारी जानवर बढ़ रहा हो। जब आर्यन उनके सामने पहुंचा तो वह एहसास और भी मजबूत हो गया। हालांकि वे तीनों लफंगे भी कई सालों से समाज की गंदगी में पले बड़े थे। उन्होंने काफी कुछ देखा था, इसलिए वे आर्यन के इस रौब से पूरी तरह नहीं डरे। हे लड़के, तू कौन है हमारे काम में टांग अड़ाने वाला? पीले बालों वाले गुंडे ने आर्यन को घूरते हुए सख्ती से पूछा। मैं कोई खास नहीं हूँ, बस एक छात्र हूँ, आर्यन ने शांति से जवाब दिया। ये सुनकर उन तीनों बदमाशों ने राहत की सांस ली। आर्यन से निकलने वाली ऊर्जा ने उन्हें सच में डरा दिया था, लेकिन अब ये सुनकर कि वह सिर्फ एक छात्र है, वे तीनों ठहाके मारकर हंसने लगे। भला एक छात्र उनका क्या बिगाड़ सकता था? अरे बाप रे, मुझे लगा कोई बड़ा आदमी होगा, पर तू तो सिर्फ एक मामूली छात्र है। भाई, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। हरे बालों वाले गुंडे ने अपने सीने को थपथपाते हुए कहा और आर्यन की ओर हिकारत से देखा। लड़के, तू कहता है कि तू छात्र है, तो तुझे स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए ना? दूसरों के मामले में नाक क्यों घुसा रहा है? दफा हो जाए यहाँ से। पीले बालों वाले गुंडे ने बड़े घमंड के साथ आर्यन को घूरते हुए कहा। माफ करना, लेकिन यह मामला अब मेरे हाथ में है, आर्यन ने सपाट लहजे में कहा। ओहो, बड़ी अकड़ दिखा रहा है। तुझे लगता है मैं तुझे यहीं देर नहीं कर दूंगा? पीले बालों वाले गुंडे ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता, आर्यन ने बेपरवाही से अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ये सुनकर पीले बालों वाले गुंडे का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। पीले भाई, लगता है यह आपको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा। हरे बालों वाले गुंडे ने आग में घी डालने का काम किया। हाँ भाई, यह आपको पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। लाल बालों वाले लड़के ने भी साथ दिया। अपने चेलों की बात सुनकर पीले बालों वाले गुंडे का चेहरा और भी खराब हो गया। उसने आर्यन को गुस्से से देखा और ठंडे स्वर में बोला, लड़के, मैंने तुझे मौका दिया था, लेकिन तूने उसकी कदर नहीं की। अब मुझे दोष मत देना। इतना कहकर उसने अपना हाथ हवा में लहराया और आर्यन को एक जोरदार थप्पड़ मारने की कोशिश की। उस थप्पड़ में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अगर कोई आम इंसान होता तो उसकी हालत खराब हो जाती। सुप्रिया और उसकी मां ये देख चिंता में पड़ गई। हरे और लाल बालों वाले गुंडों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। वे कल्पना कर रहे थे कि आर्यन उस थप्पड़ से रोने लगेगा।
हालांकि जब उसका हाथ आर्यन के चेहरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर था, तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी कलाई लोहे की पकड़ में फंस गई है। वह इंच पर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, चाहे वह कितनी भी ताकत लगा ले। उसने अपनी कलाई की ओर देखा और पाया कि आर्यन के दाहिने हाथ ने उसे मजबूती से जकड़ रखा है। तुम मुझे अभी छोड़ो, उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और गुस्से में कहा। छोड़ूं? बिल्कुल। आर्यन के होठों पर एक मुस्कान आई और उसकी पकड़ ने अचानक एक जोरदार झटका दिया। कड़क की आवाज आई और पीले बालों वाले गुंडे का कंधा अपनी जगह से खिसक गया। आह! एक दर्दनाक चीख पूरी दुकान में गूंज उठी। ओह, कितनी शर्म की बात है। आर्यन ने माफी भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए उसकी कलाई छोड़ दी। वो गुंडा तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और अपना हाथ पकड़कर दर्द से तड़पने लगा। यह नज़ारा देख हरे और लाल बालों वाले गुंडों के होश उड़ गए। वे अपनी जगह जड़ हो गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने लड़ाई झगड़े के अनुभवी उनके लीडर को आर्यन एक ही बार में ढेर कर देगा। कमीनों, वहां खड़े क्या देख रहे हो? इसे पकड़ो, मार डालो इसे। पीले बालों वाले गुंडे ने अपने दांत भींचे और गुस्से में दहाड़ा। इन शब्दों को सुनकर बाकी दोनों गुंडों को होश आया और उन्होंने अपनी जेबों से धारदार चाकू निकाल लिए और आर्यन की ओर झपटे। ये देख आर्यन की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। उसने उनके पास आने का इंतजार नहीं किया बल्कि खुद आगे बढ़कर उन पर हमला किया। आर्यन एक काली परछाई में बदल गया। उसकी रफ्तार बिजली जैसी थी और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वह उनके सामने था। उसने पलक झपकते ही 2 जोरदार लातें उनके पेट पर जड़ी। अगले ही पल वे दोनों गुंडे चीखते हुए दुकान से बाहर उड़ते हुए गए और सीधे सामने रखे एक बड़े कचरे के डिब्बे में जा गिरे। वे दोनों बदबूदार कचरे के ढेर में दब गए। यह नज़ारा किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा था, जिसे देख पीला बाल वाला गुंडा, सुप्रिया और उसकी मां पूरी तरह दंग रह गए। उन तीनों के मुंह फटे के फटे रह गए, खासकर वह गुंडा जो वहीं जड़ हो गया था। उसे लगा जैसे वो कोई साइंस फिक्शन फिल्म देख रहा हो। क्या कोई इंसान 100 किलो से ज्यादा वजन के 2 लोगों को लात मारकर उड़ा सकता है? ये तो पूरी तरह अविश्वसनीय था। उस समय उस गुंडे के चेहरे के भाव देखने लायक थे। अगर उसके हाथ का असहनीय दर्द उसे ये याद नहीं दिला रहा होता कि यह सब हकीकत है, तो वह इसे अपना भ्रम समझता, क्योंकि यह सब सच में यकीन करने से परे था। अध्याय 38। रोने का मन करना। हरे और लाल बालों वाले गुंडों से निपटने के बाद आर्यन ने जमीन पर पड़े पीले बालों वाले गुंडे की ओर देखा, जिसका चेहरा सदमे से भरा था। आर्यन को अपनी ओर देखते देख वह गुंडा बुरी तरह कांप उठा और कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? इस समय वह आर्यन से बेहद डरा हुआ था, क्योंकि लाल और हरे बालों वाले साथियों को लात मारकर उड़ाने का नजारा अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। वह मंजर वाकई खौफनाक था और उसे डर था कि आर्यन उसके साथ भी वही सलूक करेगा। माफी मांगो, आर्यन ने नीचे पड़े उस गुंडे की ओर देखते हुए सपाट लहजे में कहा। वह गुंडा पहले तो सन रह गया, फिर उसे तुरंत समझ आ गया कि उससे क्या उम्मीद की जा रही है। वह जल्दी से जमीन से उठा, आर्यन के सामने धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया और दर्द के बावजूद गिड़गिड़ाने लगा। बड़े भाई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा मूर्ख था जो आपको पहचान नहीं पाया। कृपया मेरी नादानी को क्षमा करें और मुझे जाने दें। मैं चाहता हूं कि तुम दुकान की मालकिन से माफी मांगो, आर्यन ने सुप्रिया की मां की ओर इशारा करते हुए बेरुखी से कहा। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। देरी करने की हिम्मत न करते हुए वह घिसटते हुए सुप्रिया की मां के पास पहुंचा, फिर से घुटने टेके और माफी मांगी। आंटी जी, हफ्ता बढ़ाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे पैसे नहीं चाहिए। कृपया बड़े भाई से कहिए कि मुझे जाने दें। सुप्रिया की मां पहले तो बहुत गुस्से में थी और उनका मन कर रहा था कि वे उसे जान से मार दें, लेकिन जब उन्होंने उस गुंडे की इतनी दयनीय हालत देखी तो उनका दिल अचानक पिघल गया। आखिरकार उसकी चोटें उनकी चोट से कम नहीं थी। सुप्रिया की मां ने एक ठंडी आह भरी, फिर आर्यन की ओर देखा और कहा, आर्यन बेटा, इस बार इसे छोड़ दो। ये काफी दयनीय लग रहा है, बस इसे जाने दो। ये सुनकर आर्यन बेबसी से मुस्कुराया। महिलाएं वाकई बहुत कोमल दिल की होती हैं। हालांकि चूंकि सुप्रिया की मां ने ऐसा कहा था तो आर्यन और कुछ नहीं कह सकता था। उसने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है आंटी, जैसा आप कहें। जैसे ही आर्यन ने यह कहा, उस गुंडे को लगा जैसे उसे जीवनदान मिल गया हो। उसने और कुछ नहीं सोचा और दुकान से भागने के लिए जल्दी से खड़ा हो गया। रुको। हालांकि जैसे ही वो दुकान से बाहर निकलने वाला था, आर्यन की बर्फीली आवाज एक बार फिर उसके पीछे गूंजी। इससे वह गुंडा जो दुकान से बाहर कदम रख चुका था वहीं जड़ हो गया। बड़े भाई, क्या कुछ और भी है? धूप निकलते हुए वह पीछे मुड़ा और आर्यन को सावधानी से देखने लगा। लगता है तुम हरजाना देना भूल गए हो, आर्यन ने बेरुखी से कहा। हरजाना? किस लिए? वह उलझन में था। तुम लोगों ने इतनी सारी प्लेटें और कप तोड़े हैं और आंटी को चोट पहुंचाई है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसका हरजाना देना चाहिए? आर्यन ने जमीन पर पड़ी टूटी हुई चीनी मिट्टी की चीजों और फिर सुप्रिया की मां की ओर इशारा किया। मुझे कितना हरजाना देना होगा? उसने पूछा। तुमने इतना सारा सामान तोड़ा है, सामान की कीमत के अलावा अब फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे हैं जिन्हें साफ करना होगा। सफाई का खर्च तो लगेगा ही। चलो 200 रुपये निकालो, आर्यन ने सपाट लहजे में कहा। ये सुनकर वो गुंडा एकदम निशब्द रह गया। बस कुछ टूटी हुई प्लेटें और कटोरे, जिनकी कुल कीमत 100 रुपये से भी कम थी, और अगर कोई इन टुकड़ों को साफ भी करे तो उसमें कितना खर्च आएगा? 200 रुपये से शुरुआत। साफ था कि उसे लूटा जा रहा था। हालांकि आर्यन के चंगुल से जितनी जल्दी हो सके बचने के लिए उसने अपने दांत भींचे और सिर हिलाया। ठीक है, मैं हरजाना दूंगा। इतना कहकर उसने अपना बटुआ निकाला और आर्यन को 200 रुपये देने ही वाला था। हालांकि आर्यन ने पैसे नहीं लिए बल्कि हाथ हिलाया और कहा, रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। सफाई का खर्च तो सिर्फ एक हिस्सा है। जरा सोचो, जब कोई इन टुकड़ों को साफ करेगा तो दुकान का काम अस्थायी रूप से बंद करना पड़ेगा। इससे कितनी बिक्री का नुकसान होगा, इसलिए तुम्हें धंधे के नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। मुझे 500 रुपये और दो। आर्यन के बोलते ही उस गुंडे को लगभग चक्कर आ गया। इस छोटी सी दुकान में अगर पूरे दिन भी काम हो तो शायद 500 रुपये का मुनाफा ना हो, है ना? और टूटे कांच को साफ करने में आखिर कितना समय लगेगा? लेकिन आर्यन ने मुंह खोलते ही सीधे 500 रुपये हर्जाना मांग लिया। क्या ये खुलेआम लूट नहीं थी? हालांकि उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने ईमानदारी से अपने बटुए से 500 रुपये और निकाले, पिछले 200 में मिलाए और 700 रुपये आर्यन की ओर बढ़ा दिए।
आर्यन ने उन रुपयों की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जल्दबाजी मत करो, मुझे थोड़ा और सोचने दो। ओह हाँ, आंटी के इलाज का खर्च भी तो है। इस बार तो वो गुंडा पूरी तरह टूटने वाला था। उसका मन किया कि वो वहीं फूट फूट कर रो दे। उसे अब गहरा शक होने लगा था कि क्या आर्यन भी पहले हफ्ता वसूली के धंधे में था, क्योंकि पैसे मांगने के मामले में वो उसके जैसे पेशेवर से जरा भी कम नहीं था। बड़े भाई, क्या कुछ और भी है? उसने भरी आंखों से आर्यन की ओर देखा और रुआंसी आवाज में पूछा। यह नज़ारा इतना मजाकिया था कि पास खड़ी सुप्रिया और उसकी माँ अपनी हंसी नहीं रोक पाई। बस इतना ही, चलो इसे यही निपटाते हैं। तुम कुल 2000 रुपये हर्जाना दोगे, कैसा रहेगा? मैं काफी वाजिब बात कर रहा हूँ, है ना? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनने के बाद उस गुंडे का मन किया कि वो खून की उल्टी कर दे। 100 रुपये से कम के सामान के लिए उसे 2000 रुपये देने पड़ रहे थे और इसे वाजिब कहा जा रहा था। हाँ, वाजिब। यह इतना वाजिब है कि मेरा रोने का मन कर रहा है। उस पल उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता कि आर्यन इस दुकान में है तो जान चली जाती, पर वह यहाँ नहीं आता। अब स्थिति देखिए, पैसे तो मिले नहीं, उल्टा हाथ भी तुड़वा लिया और ऊपर से 2000 रुपये भी देने पड़ रहे हैं। वह यहाँ पैसे वसूलने आया था या दान देने? वह जितना सोच रहा था उसे उतना ही पछतावा हो रहा था। उसका मन किया कि वो खुद को 2 थप्पड़ मारे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने भारी मन से अपने बटुए से 1300 रुपये और निकाले, पिछले 700 में जोड़े और आर्यन को थमा दिए। इस बार आर्यन ने मना नहीं किया और पैसे ले लिए। फिर बेरुखी से बोला, ठीक है, अब दफा हो जाओ। शुक्रिया बड़े भाई। उसने आर्यन के हाथों में अपने 2000 रुपये देखे, दांत बींचे और उतरे हुए चेहरे के साथ दुकान से बाहर भाग गया। जब वह पूरी तरह ओझल हो गया तब आर्यन सुप्रिया की मां की ओर मुड़ा, 2000 रुपये उनकी तरफ बढ़ाए और मुस्कुराते हुए कहा, आंटी कृपया ये पैसे रख लीजिए। नहीं नहीं बेटा, आंटी ये पैसे नहीं ले सकती। सुप्रिया की मां ने तुरंत मना कर दिया। आंटी रख लीजिए, ये पैसे हक से आपके हैं। उन्होंने आपकी दुकान का ये हाल किया और आपके हाथ में चोट पहुंचाई, उनका हर्जाना देना बिल्कुल सही है, आर्यन ने कहा। लेकिन जो चीजें टूटी हैं वे इतने पैसों की नहीं थी। इतना ज्यादा पैसा लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा, सुप्रिया की मां ने सिर हिलाते हुए कहा। आंटी आप इसे इस तरह सोचिए, क्या उन्होंने आपसे पहले हफ्ता नहीं वसूला है? अगर सब जोड़ें तो लगभग इतने ही पैसे होंगे, है ना? बस ये समझ लीजिए कि आज उनकी आत्मा जाग गई और उन्होंने आपका पुराना हफ्ता वापस कर दिया। अब तो ठीक है ना? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये ठीक है फिर। थोड़ा सोचने के बाद सुप्रिया की मां को लगा कि आर्यन की बात में वाकई दम है और आर्यन के जोर देने पर आखिरकार उन्होंने पैसे स्वीकार कर लिए। अध्याय 039। फिर से वापसी। आर्यन ने सुप्रिया की मां के हाथ के घाव पर पट्टी बांध दी थी और फिर दुकान के फर्श पर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को साफ करने में सुप्रिया की मदद की। जब तक उन दोनों का काम खत्म हुआ दोपहर की क्लास का समय हो चुका था, इसलिए वे दोनों साथ में दुकान से निकल गए। पूरे रास्ते सुप्रिया कुछ नहीं बोली और बस चुपचाप चलती रही, जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो। ये देखकर आर्यन ने उसे परेशान करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे ही वे फूड स्ट्रीट से बाहर निकलने वाले थे सुप्रिया अचानक रुक गई। उसने आर्यन की ओर देखा और अपने लाल होठों को हल्के से काटते हुए बोली, आर्यन। हूँ। आर्यन भी उसकी आवाज सुनकर रुक गया और उलझन भरे चेहरे के साथ सुप्रिया की ओर देखने लगा। शुक्रिया। सुप्रिया ने एक गहरी सांस ली और बहुत गंभीरता से कहा। आभार के ये शब्द सुप्रिया के दिल की गहराइयों से निकले थे। वो उन 2 मौकों पर आर्यन की मदद के लिए वाकई बहुत आभारी थी। अगर आर्यन की मदद न होती तो अंजाम क्या होता? सुप्रिया के दिल में ये बात बिल्कुल साफ थी, इसलिए वो आर्यन के आने के लिए शुक्रगुजार थी, जिसने सब कुछ संभाल लिया था। लेकिन साथ ही उसे एहसास हुआ कि अनजाने में वो आर्यन की बहुत ज्यादा कर्जदार हो गई है और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे सिर्फ एक साधारण शुक्रिया से चुकाया जा सके। यही कारण था कि सुप्रिया अब तक खामोश थी। वो सोच रही थी कि आर्यन के इस एहसान को कैसे चुकाया जाए, क्योंकि वो उन लड़कियों में से नहीं थी जिन्हें किसी का कर्जदार रहना पसंद हो। तुम अचानक मुझे ये क्यों बता रही हो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ और मैं भविष्य में तुम्हें इसका बदला जरूर चुकाऊंगी, सुप्रिया ने संजीदगी से कहा। बदला चुकाओगी? कैसे? आर्यन ने दिलचस्पी के साथ पूछा। मुझे अभी नहीं पता, लेकिन जब मुझे कोई तरीका मिल जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, सुप्रिया ने अपने लाल होठों को हल्का सा काटते हुए कहा। ऐसा क्या? दरअसल मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है, क्या तुम सुनना चाहोगी? आर्यन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। क्या है? सुप्रिया की आंखें चमक उठी। उसने उत्सुकता से पूछा। वो ये है कि खुद को मुझे सौंप दो, आर्यन ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा। सुप्रिया पहले तो उसकी बात सुनकर चौंक गई और उसका छोटा सा चेहरा पल भर में शर्म के मारे लाल हो गया, जैसे कोई पका हुआ लाल सेब हो। वह झेपू सा अंदाज वाकई बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखकर आर्यन खुद को उसे और छेड़ने से नहीं रोक सका। कैसा है ये प्रस्ताव? दिलचस्पी है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। बस करो, तुम बहुत परेशान करते हो, अब मजाक मत करो। सुप्रिया ने अपनी छोटी सी मुट्ठी उठाई और धीरे से आर्यन के सीने पर मारी। उसका चेहरा अभी भी लाल था, लेकिन फिर सुप्रिया को पछतावा हुआ, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया ऐसी लग रही थी जैसे वह आर्यन के साथ लाड कॉकेटिशली दिखा रही हो, जिससे वह और भी शर्मिंदा हो गई। उसने अपना सिर झुका लिया और आर्यन की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये देखकर आर्यन समझ गया कि मजाक काफी हो चुका है, इससे ज्यादा कुछ भी कहना हद पार करना होता। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब और मजाक नहीं, क्लास शुरू होने वाली है, चलो जल्दी चलते हैं। ठीक है। सुप्रिया ने सिर हिलाया और फिर अपना सिर झुकाए हुए आर्यन के पीछे पीछे फूड स्ट्रीट से बाहर निकल गई। उस छेड़खानी वाली घटना के बाद उन दोनों के बीच का रिश्ता साफ तौर पर गहरा हो गया था। बाकी रास्ते का माहौल काफी हल्का रहा। वे बात करते और हंसते मजाक करते हुए तेजी से फूड स्ट्रीट से बाहर निकल गए और स्कूल की ओर मुड़ने ही वाले थे। हालांकि उसी पल एक अनपेक्षित घटना घटी। सामने से तेजी से आती एक काली बिजनेस वैन अचानक उनकी दिशा में मुड़ गई। सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि ज्यादातर लोगों को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिलता। सुप्रिया इतनी डर गई कि वह अपनी जगह पर जड़ हो गई। किस्मत से आर्यन ने समय रहते फुर्ती दिखाई, सुप्रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींचते हुए एक तरफ छलांग लगा दी और वे बाल बाल बच गए।
जाती हुई काली वैन को देखते हुए आर्यन ने अपनी आंखें सिकोड़ी, फिर अपनी बाहों में मौजूद सुप्रिया की ओर देखा और चिंता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? सुप्रिया के मुंह से आवाज निकली। आखिरकार वो उस सदमे से बाहर आई। वो वाकई बहुत डर गई थी। आखिरकार एक ऐसी लड़की के रूप में जिसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, उसका सुन्न हो जाना स्वाभाविक था। ये देखकर कि उसे कोई चोट नहीं आई है, सुप्रिया ने राहत की सांस ली, अपना सिर हिलाया और आर्यन को बताने ही वाली थी कि वह ठीक है। लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी आर्यन की बाहों में है। आर्यन की मर्दाना खुशबू को महसूस करते हुए सुप्रिया का चेहरा शर्म के मारे टमाटर जैसा लाल हो गया। चुप क्यों हो? क्या तुम डर गई? चिंता मत करो, अब सब ठीक है। आर्यन ने धीरे से सुप्रिया के कंधे को थपथपाते हुए उसे तसल्ली दी। नहीं, वैसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस मैं तुरंत समझ नहीं पाई कि क्या हुआ, सुप्रिया ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उस पल वो आर्यन की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जब तक तुम ठीक हो तब तक सब ठीक है। आर्यन ने राहत की सांस ली और फिर अपने हाथ हटा लिए। आर्यन की बाहों से बाहर निकलने के बाद सुप्रिया ने आखिरकार उसकी ओर देखने की हिम्मत जुटाई और फुसफुसाकर कहा, शुक्रिया, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। आर्यन उसकी बात पर मुस्कुराया और बोलने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए और वे बर्फीले हो गए, क्योंकि वह काली बिजनेस वैन जो चली गई थी वो वापस आ रही थी। इस बार उनकी ओर तेजी से आने के बजाय वो वैन उनके सामने थोड़ी दूर पर आकर धीरे से रुक गई। इसके बाद बगल वाला दरवाजा खुला और नीले सूट में एक युवक बाहर निकला। हालांकि जब आर्यन ने उस युवक का चेहरा साफ देखा तो वह दंग रह गया। यह कोई और नहीं बल्कि राहुल था, जिसे उसने कुछ समय पहले प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने सबक सिखाया था, वही जिसने कसम खाई थी कि वह आर्यन से बदला लेगा। आर्यन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उससे यहाँ मिलेगा। हाँ, लड़के, क्या मजा आया। क्या डर के मारे जान निकल गई। राहुल कार से बाहर निकलकर आर्यन की ओर देखते हुए बड़े घमंडी अंदाज में हंसने लगा। आर्यन और सुप्रिया की तरफ वैन को मोड़ने का इशारा उसी ने दिया था। बेशक वो सिर्फ आर्यन को डराना चाहता था, उसे जान से मारना नहीं। अभी जो हुआ उसके पीछे तुम ही थे, है ना? आर्यन ने सपाट लहजे में कहा। राहुल को देखते ही उसे शक हो गया था। बिल्कुल सही, वह मैं ही था। क्या सोचते हो? हैरान हो? रोमांच महसूस हुआ? राहुल ने बड़े घमंड से सिर हिलाया। वो खुद से बहुत खुश लग रहा था। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम हमारी तरफ इस तरह गाड़ी क्यों चला रहे थे? सुप्रिया राहुल पर चिल्लाई। वह साफ तौर पर बहुत गुस्से में थी। ओ सुंदर लड़की, तुम्हें इसके बारे में अपने बगल वाले इस नौजवान से पूछना चाहिए। क्या मैं ऐसा कुछ करता अगर इसने मेरी होने वाली पत्नी को मुझसे न छीना होता और मेरा अपमान न किया होता? मुझे देखो, मैं गुस्से से जल रहा हूँ। राहुल का गुस्सा बढ़ता गया और वह ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन को कच्चा चबा जाएगा। राहुल की बातें सुनने के बाद सुप्रिया ने हैरानी में अपनी आंखें झपकाई, फिर जल्दी से आर्यन की ओर मुड़ी और उलझन के साथ पूछा, आर्यन, आखिर ये सब क्या है? कौन सी पत्नी? क्या तुमने सच में किसी की होने वाली पत्नी को छीना है? आर्यन सुप्रिया के इस सवाल का क्या जवाब देगा और राहुल का अगला कदम क्या होगा, जानने के लिए बने रहिए। अध्याय 040। वे अभी इस काबिल नहीं। सुप्रिया की शक भरी नजरों का सामना करते हुए आर्यन ने एक बेबस मुस्कान दी और सहज भाव से कहा, यह मामला थोड़ा पेचीदा है, मैं तुम्हें बाद में धीरे धीरे सब समझा दूंगा। ठीक है। सुप्रिया ने ज्यादा सवाल नहीं किए और आज्ञाकारी बनकर अपना सिर हिला दिया। वाह, लड़कियों को बेवकूफ बनाने में तो माहिर हो। क्यों बाद में समझा दूंगा? क्या असली बात यह है कि अभी तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है? राहुल ने तिरस्कार के साथ आर्यन की ओर एक नफरत भरी नजर डालते हुए कहा। उसके बाद उसने सीधे सुप्रिया की ओर देखा और कुटिल मुस्कान के साथ बोला, सुंदर लड़की, तुम दिखने में तो अच्छी लगती हो। अपने बड़े भाई की एक सलाह मान लो, इस इंसान से जितना हो सके दूर रहो। इस तरह के अनैतिक और गिरे हुए इंसान के साथ रहोगी तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब इसने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल लिया। मेरी होने वाली पत्नी इसका जीता जागता उदाहरण है। इसने अभी 2 दिन पहले ही उसे अपने जाल में फंसाया और अब ये तुम्हारे साथ घूम रहा है। कौन जानता है, 2 दिनों में ये किसी और औरत के पीछे होगा। ये एक चॉकलेट बॉय सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को निशाना बनाता है, तुम सावधान रहना। राहुल की इन कड़वी बातों ने सुप्रिया की सुंदर भौहें सिकोड़ दी। हालांकि वो आर्यन से सिर्फ कुछ दिनों पहले ही मिली थी, लेकिन उन 2 घटनाओं के बाद उसे लगा कि आर्यन बुरा इंसान नहीं है, और वैसा तो बिल्कुल नहीं जैसा राहुल बता रहा था। इसलिए सुप्रिया ने सीधे राहुल की आंखों में देखा और कहा, मुझे उस पर भरोसा है। सुप्रिया की बात सुनते ही राहुल के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई और वह बेहद शर्मिंदा महसूस करने लगा। उसने सोचा था कि उसकी बातें सुनकर सुप्रिया कम से कम आर्यन पर सवाल तो उठाएगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सुप्रिया बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन पर भरोसा करना चुनेगी। इससे राहुल बहुत गुस्सा हो गया। इन लड़कियों की पसंद इतनी खराब क्यों है? वे खुद जैसे एक काबिल और बेहतरीन इंसान के बजाय आर्यन जैसे चॉकलेट बॉय पर भरोसा करना पसंद करती हैं जो दूसरों की मंगेतर चुराता है। यह उसकी समझ से बाहर था। राहुल जितना इसके बारे में सोच रहा था उतना ही उसका गुस्सा बढ़ रहा था और वह नफरत में अपने दांत पीसने लगा। मैं कहता हूँ, क्या तुम मुद्दे की बात करोगे? अगर तुम आज यहाँ सिर्फ मेरे और इसके बीच गलतफहमी पैदा करने आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अब जा सकते हो। आर्यन ने राहुल की ओर देखा और बेरुखी से कहा। इतना बोलने के बाद वह सुप्रिया का हाथ पकड़कर वहां से निकलने ही वाला था। रुको, तभी राहुल ने आर्यन को फिर से आवाज दी। क्या कुछ और भी है? आर्यन मुड़ा और राहुल की ओर देखते हुए बेरुखी से बोला, अभी जो हुआ वो तो सिर्फ शुरुआत थी। आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो। राहुल ने नफरत भरी नजरों के साथ अपने दांत भींचकर कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर पाओगे और फिर से मेरे हाथों जमीन पर नहीं पटके जाओगे? आर्यन के होठों पर एक मुस्कान आ गई। पिछली बार तुम भारी पड़े थे, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बार अकेला आया हूँ? क्या तुम्हें मैं बेवकूफ दिखता हूँ? राहुल ठंडी हंसी हंसा, फिर वो मुड़ा और अपने पीछे खड़ी काली बिजनेस कार की ओर इशारा करते हुए बोला, सब बाहर निकलो। राहुल की बात खत्म होते ही कार का पिछला दरवाजा खुला और काली शर्ट पहने 8 युवक बाहर निकले। उन 8 के चेहरे काफी खूंखार थे और हर एक के हाथ में लोहे का पाइप था। साफ था कि वे कोई मामूली लोग नहीं थे जिनसे पंगा लिया जा सके। कार से उतरते ही वे खतरनाक अंदाज में आगे बढ़े और राहुल के पीछे आकर खड़े हो गए।
उन 8 लोगों के आते ही राहुल के चेहरे पर घमंड और भी ज्यादा बढ़ गया। आर्यन की ओर देखते हुए उसने संतुष्टि के साथ कहा, आर्यन कैसा लगा? मैंने तुम्हें एक और सरप्राइज दिया है ना? वाकई थोड़ा चौंकाने वाला है। आर्यन ने उन 8 पर एक नजर डाली, उसका चेहरा अभी भी शांत था। यहाँ हीरो बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम अभी डर के मारे कांप रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। अभी के अभी घुटनों के बल बैठो और मुझसे माफी मांगो और वादा करो कि तुम फिर कभी ईशा को परेशान नहीं करोगे। शायद तब तुम्हें शारीरिक दर्द थोड़ा कम झेलना पड़े। राहुल ने बड़े घमंड के साथ डींगे मारी। क्या होगा अगर मैं मना कर दूं? आर्यन ने सहज भाव से कहा। अगर ऐसा है तो फिर मुझे दोष मत देना। राहुल एक ठंडी हंसी हंसा, फिर उन 8 आदमियों की ओर मुड़कर बोला, पकड़ो इसे। वे 8 आदमी जैसे इसी का इंतजार कर रहे थे। राहुल का इशारा मिलते ही उन्होंने अपने हथियार उठाए और सीधे आर्यन की ओर झपटे। ये देखकर आर्यन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और वह अपने बगल में खड़ी सुप्रिया की ओर मुड़ा और धीरे से बोला, तुम वहां जाकर मेरा इंतजार करो। आर्यन, तुम अपना ध्यान रखना। सुप्रिया की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। भले ही आर्यन ने अभी दुकान में काफी ताकत दिखाई थी, लेकिन अब उसका सामना 8 लोगों से था और हर कोई उन 3 सड़क छाप गुंडों से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जिससे सुप्रिया बहुत बेचैन हो गई। चिंता मत करो, वे मुझे चोट पहुंचाने के काबिल नहीं है, आर्यन ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसके लहजे में एक अटूट आत्मविश्वास था। इन शब्दों को सुनकर सुप्रिया दंग रह गई। वो आर्यन को ऐसी नजरों से देखने लगी जैसे उस पर सम्मोहित हो गई हो। उसे लगा कि आर्यन इस अंदाज में वाकई बहुत हैंडसम दिख रहा है, जिससे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सुप्रिया ने खुद को संभालने के लिए जल्दी से एक गहरी सांस ली, फिर आर्यन के बताए अनुसार एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। सुप्रिया के दूर हटते ही आर्यन ने राहत की सांस ली। सच कहूं तो हथियारों से लैस वे 8 लोग आम लोगों के लिए मुसीबत हो सकते थे, लेकिन उसके जैसे एक मंजे हुए योद्धा के लिए वे कोई बड़ी समस्या नहीं थे। उसकी एकमात्र चिंता ये थी कि लड़ाई के दौरान सुप्रिया को गलती से चोट न लग जाए। अब जब सुप्रिया सुरक्षित दूरी पर थी तो वह काफी सहज महसूस कर रहा था। जल्द ही वे 8 लोग पास पहुंच गए और आर्यन को घेर लिया। उनमें से एक नेता ने अपना लोहे का पाइप आर्यन की नाक के पास ले जाकर ठंडे स्वर में कहा, लड़के, तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती राहुल भाई को नाराज करके की है। अब तू गया। इतना कहकर उसने बाकी 7 को आदेश दिया, शुरू हो जाओ। इसे इतना मारो कि इसकी मां भी इसे पहचान न पाए। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने लोहे के पाइप आर्यन की ओर घुमाए। ये देख थोड़ी दूर खड़ा राहुल गर्व से मुस्कुराने लगा। उसके दिमाग में पहले से ही वो मंजर चल रहा था जहां आर्यन लहूलुहान होकर घुटनों के बल बैठा माफी मांग रहा होगा। उसे यकीन था कि 8 लोगों के हमले के सामने आर्यन का अंजाम यही होगा, इसलिए उसने आगे देखना जरूरी नहीं समझा और पीछे मुड़ गया। वो आर्यन की तरफ पीट करके फिल्मों के बड़े विलेंस की तरह अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो गया। उसने एक बहुत ही रौबदार पोज बनाया और इंतजार करने लगा कि कब आर्यन रेंगते हुए उसके पास आएगा और माफी की भीख मांगेगा। उसी पल एक चीख गूंजी। राहुल ने इसे सुना, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई और बिना सिर घुमाए उसने मजे लेते हुए कहा, आर्यन कैसा लग रहा है? लोहे के पाइप की मार कोई मीठी नहीं होती, क्यों? राहुल के जवाब में 2 और चीखें सुनाई दी। हाँ लड़के, मेरी मंगेतर से उलझने का यही अंजाम होता है। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? अगर हाँ तो यहाँ आओ और नाक रगड़कर माफी मांगो। शायद मैं तुम्हें अभी भी एक मौका दे दूं। राहुल ने अपनी डींगे जारी रखी। लेकिन फिर भी किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। बस 2 और चीखें सुनाई दी। इससे राहुल की भौहें थोड़ी सिकुड़ी, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। अभी भी पीछे न मुड़ते हुए उसने कहा, अभी भी अपनी अकड़ दिखा रहे हो, देखते हैं कब तक टिपाते हो।